हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी का शिवांगी नर्सिंग अकेडमी के ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। मुकेश, रोहित, पूजा, यह जुड़ जाइए जल्दी से। मारवाड़ी छोरा गुड मॉर्निंग। क्या नाम देते हैं बच्चे हैं। यह सभी को गुड मॉर्निंग। आज की अपनी क्लास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के एमसीक्यू पे रहेगी और ये आपके एमसीक्यू आज मिक्स रहेंगे विथ अपना एक्सप्लेन के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, कि हर एक क्वेश्चन का क्या एक्सप्लेन होता है। अभी आपको स्टार्ट के अंदर अभी 30 दिन का टाइम है, तो 30 दिन के टाइम के अंदर ध्यान देना। अभी जो कुछ दिन क्लासें रहेंगी हम आपको एक्सप्लेनेशन ज़्यादा थोड़ा लंबे बताएंगे और जैसे ही 10 या 15 दिन बचेंगे, ध्यान देना, चाहे आप लोग क्लास में आओ या मत आओ, उसमें हमारी जो क्लासें रहेगी वो विदाउट एक्सप्लेनेशन के कम से कम आपको बताएंगे एक्सप्लेनेशन के बारे में। क्वेश्चन आंसर वो प्रैक्टिस भी आपसे करवाएंगे ताकि कम समय में अपन ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करेंगे। उसमें ठीक है, रेशनल है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है ना, वो इतना टाइम रहेगा। हालांकि अभी मैं आपको पढ़ने का थोड़ा सा जस्ट तरीका बता दूं। 30 दिन का टाइम रहा है अभी आपके पास, तो 30 दिन के अंदर थ्योरी में तो हाथ ना लगाए, थ्योरी के तो हाथ ही नहीं लगाए। आपने नहीं पढ़ी है तो भी कोई बात नहीं, अब पढ़ने का टाइम भी नहीं है। नए बच्चे, पुराने बच्चे, जैसे भी बच्चे हैं, सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू। पहली बात ये, एमसीक्यू कहीं से भी हो, कैसे भी हो, ढंग वाले एमसीक्यू, मतलब जिसका आंसर सही हो, जिसका आंसर सही हो। कोई भी बुक हो, कोई भी नोट्स, कोई भी आपके पास वीडियो हो जहां से आपको मिले, एमसीक्यू पर ध्यान देना है पूरा, मतलब जिसमें थोड़ा बहुत आंसर सही हो या कुछ एक्सप्लेनेशन दिया हो, वो वाले आपको एमसीक्यू निकालने हैं। फ्रेशर या पुराने बच्चे जो भी है। उसके अलावा अगर पढ़ना चाहते हो तो हमने आपको हर नोट्स के अंदर हर एक पॉइंट वाले हर टॉपिक में आपको कुछ बता रखा है कि इंपॉर्टेंट ये आपने भी उसको अंडरलाइन कर रखा है, उसको ध्यान दीजिए, है ना। अभी आपको 30 दिन में अभी भी कसम खा लोगे सर 8 या 10 सब्जेक्ट जो भी आपके नर्सिंग में हमने बताई है, सर 8 से 10 ही पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक एमएसएन लेके बैठ गए, फंडा लेके बैठ गए, साइकाट्री लेके बैठ गए, ऐसे मत करना। टाइम बता दो कि आपको 10 सब्जेक्ट है या 8 सब्जेक्ट है, जो भी मेजर 30 दिन में पूरा करना है। देख लो, एक सब्जेक्ट में 3 दिन 4 दिन मिल रहे हैं, तो 3-4 दिन के अंदर एक सब्जेक्ट पूरी करनी है। अब देख लो कैसे करोगे आप, ये आपके ऊपर है। थ्योरी पॉसिबल है क्या? तो इतने जो भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको, एमसीक्यू मार वाली इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक बार देख लीजिए, याद हो रहा है, ठीक हो रहा है, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन से रिपीट आते हैं, आंसर निकला भी है ना, एक बार अपन आंसर सही कर लेंगे। नहीं पता रेशनल क्या है, और अभी वो टाइम नहीं है कि रेशनल क्या है। मैं बोल रहा हूं अभी क्वालिटी पे ध्यान नहीं देना है, क्वांटिटी पे ध्यान दीजिए। क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेंड कर रहे हो आप? 1000, 10,000, 15,000 30 दिन के अंदर। ऐसा नहीं कि 100 क्वेश्चन पढ़े और आप 100 के 100 बहुत अच्छे से याद है। क्या करोगे 100 में से उसके एक भी नहीं आए, और बोलो 10,000 पढ़ोगे कम से कम 100 क्वेश्चन आएंगे। तो मैं क्या ध्यान दे रहा हूं अभी, क्वांटिटी या क्वालिटी? ऑनलाइन वाले हाँ, क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ाइए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है वो छोड़ दीजिए, क्यों हो रहा है छोड़ दीजिए, अभी वो टाइम नहीं है, ठीक है ना। तो चलो अभी तो आपको बताएंगे एक्सप्लेनेशन के बारे में, उसके बाद थोड़ा एक्सप्लेनेशन कम और एमसीक्यू ज्यादा करेंगे, ठीक है ना। ये अपना आज का कोर्स बिल्कुल 30 दिन के लिए है। फंडा के ऐसे डेमो फर्स्ट क्लास है ऑनलाइन वालों के लिए, जो 2022 के लिए है समर्पित। 46 क्वेश्चन आपको फंडा के बनने वाले हैं एमएसएन 2022 में। 40 क्वेश्चन एमएसएन के बनेंगे, दोनों मिलाकर के आपके 80 नंबर की सब्जेक्ट कवर करते हैं। तो आज क्लास नंबर अपनी फर्स्ट रहेगी डेमो के लिए, ठीक है ना, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के लिए है। गुड मॉर्निंग बेटा सबको। यस, क्वांटिटी पे ध्यान देना है, वेरी गुड। 10 अगस्त 2022 से लेकर आपका लास्ट क्वेश्चन जो क्लास लेंगे हम आपको 10 सितंबर तक लेंगे, है ना। 10 सितंबर के रात तक क्लास रहेगी, 11 को आपको एग्जाम देना है, ठीक है। और एग्जाम देखो तय टाइम पे हुआ है सब कुछ, ठीक है ना। ये अपने रेगुलर वाले बच्चों के लिए जो अभी ईएसआई की तैयारी करेंगे, है ना। अभी जो एलिजिबल नहीं हुए हैं या जीएनएम वाले हैं, इसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो ईएसआई का भी वैकेंसी आने वाली है, उनके लिए अपना रहेगा ये रेगुलर कोर्स। वो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो अपने बच्चे यहाँ से कर सकते हैं। बाकी अपना मेन अभी जो टारगेट है वो बड़ा क्रैश कोर्स के साथ में एमसीक्यू और नॉर्सेट। मेन टारगेट पहला एग्जाम लेना है जो एलिजिबल है उन बच्चों के लिए। जो एलिजिबल है वो कभी दिमाग में ये सही मत रखे, पहले बता रहा हूँ। जो बच्चे एलिजिबल है, नॉर्सेट का फॉर्म भर लिया या भरने वाले हैं, भर लेंगे आज, वो कभी ईएसआई के बारे में मत सोचिए। अगर आपने ईएसआई का सोच लिया ना कि नॉर्सेट नहीं होगा तो ईएसआई आ रहा है, उनके लिए रील में ईएसआई आएगा और नॉर्सेट जाएगा, पता ही नहीं लगेगा, बाद में पछताएंगे। तो पहले तो टारगेट यही रखोगे ना, सर हमारा तो नॉर्सेट ही है, ये सब तो है ही नहीं, यही मत सोचो। ये गलती से फालतू आपको पागल बनाने के लिए पहले आया है। बहुत सारे बच्चे
सिलेक्शन से रह जाएंगे। मैं बोल रहा हूँ नॉर्सेट के अंदर सिर्फ ये है कि वैकेंसी के चक्कर में कि उन्होंने नोटिस निकाल दिया कि हम वैकेंसी निकाल रहे हैं, बच्चों का माइंडसेट हो गया है, इस बार नहीं होगा ना अगली बार हो जाएगा। ऐसे करते करते 2 साल तो हो गई आप लोगों को, 2 और हो जाएगी। तो ये दिमाग में मन निकाल दो, ठीक है। वो बाद की बात है, होता नहीं होता, लेकिन एक बार तो पॉजिटिव यही रखिए कि हमारे लिए नॉर्सेट लास्ट है, 2022 का नॉर्सेट लास्ट है। इसके बाद कोई एग्जाम नहीं हमारा 1 साल तक, 2 साल तक, तब जाकर के इनके एग्जाम के सिलेक्शन बनते हैं। तो आपके पास रास्ते होते हैं ना, ये क्या 2 रास्ते, कोई बात नहीं, इससे नहीं होता ये कर लेंगे, पटवारी बन जाएंगे, ग्राम सेवक बन जाएंगे, टीचर बन जाएंगे। जो बीए वाले बच्चे होते हैं ना, पता नहीं वो कितने सालों से एग्जाम लेते हैं, और भर्तियां भी कम से कम 50,000 आती है, उसमें आती नहीं आती है, टीचर की, रीड की, टेट की, और सिलेक्शन शायद ही होता है। कि उनका वे क्या है, कोई रास्ता ही नहीं है। उनका वे है कि नौकरी लग जाए बस, उनका वे क्या है, लेकिन कौन सी नौकरी, कोई टारगेट फिक्स नहीं है। उनको पता इसमें नहीं होता इसमें हो जाएंगे, ऐसे नहीं होता है ना। टारगेट एक रखो अपना टारगेट हमेशा एक ही रखो। ये जब आपके रास्ते बंद हो गए ना अपने आप, तब अपने आप वो रास्ते जाओगे आप। वो आपका रास्ता क्या है भाई, नॉर्थ सेट। और नॉर्थ सेट भी आप एम्स बोलो, आप जोधपुर वाला, आप जोधपुर के बच्चे बेटा ऑनलाइन वाला जो आपकी मर्जी है, वो तो आपको पता नहीं कहाँ से हो। आप लोग जो क्लास में बैठे हो, इवन आप राजस्थान के हो, तो आप तो कम से कम सर जोधपुर एम्स बोलो। जो जितनी भी सीटें हैं ना, 200 के समथिंग कितनी सीटें जोधपुर एम्स की, कोई डिक्लेयर हुई नहीं हुई अभी तक, नहीं हो ना। मेरे हिसाब से 1000 पोस्ट है अभी, 1326 सेक्शन है, 326 पोस्ट खाली है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरा आइडिया है ना एम जोधपुर की। तो नियर बाई इतनी पोस्ट आएगी जो भी है ना। तो अभी ये मान लो कि 326 में से 100 तो ऐसे ना के बच्चे बैठे अपने, कितनी फाइट करते हो आप, ऑफलाइन वाले देख लो आप, समझ रहे हो ना। ये सीटें अपने लिए है, बाकी लोगों को जोधपुर से मतलब नहीं है। वो तो देखो कुछ कमेंट करें सर हमारे तो उड़ीसा ठीक है, पटना ठीक है, भुवनेश्वर ठीक है, तो वहाँ के होंगे तो उनके वो ठीक रहेगा। तो अपने लिए जोधपुर एम सी टारगेट अभी से लेके रहिए, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, समझ के करना, अच्छे से करना, गलती ना करे, तुक्का ना लगाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है बेटा, इन स्टेथोस्कोप द साउंड ऑफ द पेशेंट्स हार्ट बीट इन द नर्सेज ईयर बाय द, सुना होगा आपने, स्टेथोस्कोप से अपन आवाज सुनते हैं डॉक्टर या नर्स, तो उसके कानों में जो आवाज पड़ती है, हार्ट बीट की आवाज अपने नर्सेज के या डॉक्टर के कान में पड़ती है, यहां से आएगी, ठीक है ना। तो उसका एक मैकेनिज्म क्या है। ये क्वेश्चंस RAS 2021 में 22 में कब एग्जाम हुआ था अभी लास्ट वाला, 21 या 22 में हुआ सर, 22 में हुआ ना सर, मुझे एग्जाम मतलब लास्ट RAS राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, उसके अंदर क्वेश्चन आया था और आप लोगों को पता नहीं है, बोलो उस क्वेश्चन का कि पेपर देखा RAS का तब ना आप लोगों ने। अब जब ऐसा क्वेश्चन मुझे दिमाग में आया कि वहां पूछ सकते हैं इसी क्वेश्चन को, तो क्या नॉर्थ सेट में संभावना है या नहीं है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोगों को एग्जैक्ट आंसर याद है, तुक्का मारेंगे, तुक्का ही मारेंगे इस क्वेश्चन के लिए। ये देखो ऑनलाइन वाले ABCD तक आंसर आ रहा है सबका, यस। तो ध्यान देना बेटा, जो उसका देखो मैकेनिज्म की बात आती है ना, कि जो साउंड वेव किस टाइप से आगे बढ़ती है, ध्यान देना। तो आपने एक कोई भी वो मिरर करके देखा होगा, टॉर्च करके वो लाइट जलाते हैं ना, तो कई बार एक जैसे अपना शीशा होता है, इसमें महिलाएं सजती संवरती है, उसमें क्या होता है, महिला का चेहरा वैसा का वैसा दिखता है, जैसे वैसे दिखेगी ना, तो इसका मतलब अपना फेस किसी चेहरे किसी कांच पे टकरा रहा है, वापिस आ रहा है, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। एक तो वर्ड वो होता है रिफ्लेक्स, वापिस आना, ठीक है ना, टकरा के क्रॉस नहीं करना सर, रिफ्लेक्शंस। एक होता है रिफ्रैक्शन, एक वर्ड होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है इसी के आगे क्रॉस करना लेकिन दिशा मुड़ जाना, क्रॉस करना लेकिन दिशा मुड़ जाना। जैसे कि मैं आपको यहां पर एक कांच ले लो बड़ा सा, और यहां पर कोई आलपेन लगा दूं, एक मैंने आलपेन लगा दी, फिर यहां पर अगर मैं टॉर्च कर दूं, उजाला कर दो ना, तो आलपेन की साया जो यहां पड़ेगी ना, वो यहां से फिर ऐसे हो जाएगी। पेंसिल पानी में डालता होगा कभी, मुड़ जाती है, क्या रील में मुड़ती है, क्या वो पेंसिल रील में मुड़ी हुई दिखती है आपको, मतलब दिखती मुड़ी हुई लेकिन होती नहीं है। सिक्का डालते ऊपर दिखता है आपको ग्लास के अंदर, ऐसा कुछ पड़ा होगा, वो नियम होते हैं रिफ्रैक्शंस के, मुड़ने के मतलब। इसका मतलब होता है आर पार करके, लेकिन रास्ता सीधा नहीं, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है ना। अब जो स्टेथोस्कोप की ट्यूब होती है ना बेटा, ये ट्यूब ऐसे होती है। अभी मैं आपको एकदम दिखाऊं, पिक देखिए, ध्यान दीजिए एक तो, यस, ये जो ट्यूब होती है, ये ट्यूब ऐसे होती है, आप आवाज आती है, ये डायफ्राम बोलते हैं उसको, और पीस से छोटा होता है उसको बेल बोलते हैं। हाई पीस बेल से डायफ्राम से करते हैं, और जो लो पीस होती है वो बेल से सुनते हैं। ये ट्यूब है, किसकी ट्यूब है सर, स्टेथोस्कोप की।
आवाज आएगी, आगे कैसे बढ़ती है, यहां से यहां तक कैसे आती है सर, एक बार यहां टकराएगी, क्या क्रॉस किया ट्यूब को, नहीं किया, टकरा के वापस आई। रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शंस, रिफ्लेक्शंस, गलती नहीं करोगे, रिफ्लेक्शन मतलब टकरा के वापस आना। सेहरा अपना दिखता है रिफ्लेक्शन से दिखता है, रिफ्रैक्शन से नहीं दिखता सेहरा, समझ रहे हो ना। रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन क्या है, इसमें एल आता है रिफ्लेक्शन, इसका मतलब होता है वापस आना, रिफ्लेक्ट का मतलब आगे बढ़ना। तो ये देखो इस ट्यूब के बाहर तो नहीं जाती ना, यहां टकरा के ऐसे करते फिर आपके कानों तक पहुंचती है आवाज, चाहे फिटोस्कोप हो, स्टेथोस्कोप हो, तो उनकी जो आवाज पड़ती है सर वो किससे हो गया आपका, अब आंसर बोलो बी या सी, सी सर आंसर होगे, मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड। मल्टीपल क्यों बोले, बहुत सारी वेव बनी है ना अपनी, इसलिए मैंने बोला मल्टीपल रिफ्लेक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को बड़ा पॉइंट वाइज लिख दो, ठीक है। दूसरा मैं स्टेथोस्कोप के बारे में कुछ और जानकारी दे दूं, आंसर बड़ा सी रहेगा मल्टीपल रिफ्लेक्शंस। ये RAS का क्वेश्चन है, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का, इसी साल का है। गुड मॉर्निंग बेटा सबको, आंसर याद किया ना, रिफ्लेक्शंस वाला करना है आपको, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, ठीक है ना। यस, दूसरा स्टेथोस्कोप, उसकी जो हाइट होती है, सॉरी लेंथ होती है, हाइट तो क्या, ठीक है ना, वो कितनी होती है 45 सेंटीमीटर होती है, कितनी होती है 45। लेनेक LANEC, लेनेक नाम ने एग्जाम आ चुका है, उसने उसकी डिस्कवर की थी LAENNAC, पूरा नाम उसका ये आपका रेने ट्रियोपलिन्स हाइटिंग्स लेनेक, ये पूरा नाम है। लेनेक नाम से एग्जाम में आ चुका है। हु डिस्कवर द स्टेथोस्कोप, ऑनलाइन वाले सब कुछ सही चल रहा है, गुड मॉर्निंग बेटा, सोनू, सुगर, मोनिका, हरमशंकर, राहुल, फिरोज खान, सभी को गुड मॉर्निंग, लगे हुए कंटिन्यू, ठीक है ना। अभी मैं आपको एक ऐसे बता दूं होमवर्क के तौर पे कि आपको दिन के कम से कम, अगर मेरी बात मानते हो, है ना, एक छोटा से लेकर बड़ा सा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, वो भी क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। मैं 500 प्लस क्वेश्चन आपको दे रहा हूं होमवर्क पर डे का। अब देखो कितनी मेरी बात मानते हैं, कितने नहीं मानते हैं। 500 क्वेश्चन पर डे निकालने सर ने बोला था, बस सिर्फ 30 दिन मेरी बात मान लो आप, कितने क्वेश्चन हो जाएंगे, पढ़े हुए हैं नहीं पढ़े हुए जैसे भी क्वेश्चन है, सिंगल लाइन का वो भी क्वेश्चन ही होता है। देखो ऐसा नहीं चार ऑप्शन हो, कोई जैसे स्टेथोस्कोप खोल किसने की आंसर डार्क आया, ये भी क्वेश्चन नहीं है, जरूरी नहीं कि 4 ऑप्शन दे अपन, क्योंकि ये भी आपका क्वेश्चन बन गया ना, 4 ऑप्शन देख के भी क्या करोगे, किसका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन करके आप अपनी तरफ से, हमारी तरफ से, यूट्यूब से, कहीं से भी टारगेट रखिए। रिपीट होते कोई दिक्कत नहीं, रिपीट भी काउंट होंगे, कि बहुत सारे क्वेश्चन कल पढ़ोगे दूसरे सब्जेक्ट में आते हैं। यूट्यूब पर भी बहुत सारे क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे वो होते हैं, यूट्यूब वाले हम पढ़ाते हैं कई बार, है ना, बुक वाले हम पढ़ाते हैं, हमारे बुक में होते हैं मिक्स, कोई दिक्कत नहीं, रिवीजन हो जाएगा। लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस मोर देन सर 500 क्वेश्चंस पर डे निकालने हैं, कोई भी सब्जेक्ट जो आपका मन करे। आ रहा है समझ में कुछ। अब बोलो सर कहां से मिलेंगे, ये आपको देखने हैं कहां से मिलेंगे, और मिलेंगे आपके पास से, हमने दे रखे बहुत सारे ऐप के अंदर आपको। अपनी टेस्ट सीरीज में कितने क्वेश्चन है, काउंट भी नहीं किए होंगे, कौन से सब पढ़े बोलो। एक बार सिर्फ निकालने में, पहले बता रहा हूं आपको, अभी टाइम यही है, सिर्फ आंसर निकालिए, क्या आंसर था छोड़ दीजिए, बस कैसे हुआ छोड़ दीजिए, समझने का टाइम नहीं है। हाँ आंसर ही था, एक बार शार्प मेमोरी इतनी बनेगी आपको, कई बार तो आप देख के बता दोगे उसका आंसर ये, कोई पूछेगा कैसे हुआ, मुझे उससे मतलब नहीं, मुझे सिलेक्शन से मतलब है, अब बाद में बता दूंगा सिलेक्शन के बाद कैसे हुआ। तो अभी ये आप कर लो, है ना, पर डे के 500 क्वेश्चन मिनिमम आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। यस, ये बेटा पूरा दिन क्वेश्चन नहीं करना है, सरिता कहना मैं तुम्हारा, पूरे दिन क्वेश्चन नहीं करने, थ्योरी पढ़ के क्या करोगे, थ्योरी पूरे दिन में एक सब्जेक्ट की भी नहीं होगी, आपको एक टॉपिक की भी नहीं होगी थ्योरी। तो मेरा फंडा तो यही है, बाकी आपकी मर्जी है जो कर लेना, ठीक है ना। यस, दूसरा बेटा 45 सेंटीमीटर मैंने आपको लेंथ बोला है, उसके अलावा बॉडी में कुछ और भी ऑर्गन होते हैं जो 45 सेंटीमीटर के होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा, एक तो आपकी फेमर, एडल्ट की बात करूं सर 45 सेंटीमीटर की होती है सर। एक ट्रांसवर्स कॉलन, ट्रांसवर्स कॉलन की लंबाई सर 45 सेंटीमीटर होती है एडल्ट के अंदर बात करें अपन। दूसरा सर आपका क्या स्पाइनल कोड, स्पाइनल कोड की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। सियाटिक नर्व की लंबाई 45 सेंटीमीटर होती है। हाँ बच्चे की लंबाई पैदा होता है 45 से 50 मानते हैं ना, 45 नहीं रेंज है, मतलब ये तो 45 बड़ा आ ही रहा है आपका, ठीक है ना। उसी बच्चे को फोटोथेरेपी देते हैं अपन सर, 45 होती है। एनिमा
कौन सा एनिमा, इवैक्यूएंट या रिटेंट्स? इवैक्यूएंट रिटेंट्स, इवैक्यूएंट्स की कुछ मेंशन नहीं है तो भी आपको इवैक्यूएंट ही समझना है। सिर्फ 45 होती है। अगर आपको रिटेंट पूछे 8 इंच होती है, 8 से मतलब 20 सेंटीमीटर होती है इसकी, तो रिटेंट की तो 20 है, बाकी इवैक्यूएंट की 45 सेंटीमीटर लंबाई होती है। उसके अलावा आपको कॉलन इरिगेशन की बात करें, कॉलन इरिगेशन की जो हाइट रखते हैं बेटा वो भी आप 45 सेंटीमीटर रखते हैं। इसके अलावा एक मसल्स और होती है अपनी, एस नाम से है, फीमर के आसपास सबसे लंबी मसल्स, एस नाम से क्या, सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल्स की लंबाई भी 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर का मतलब होता है 20 इंच। 20 इंच का मतलब होता है लगभग 1.5 ये फीट, लगभग 1.5 फीट के आसपास है ना, 20 इंच या 45 सेंटीमीटर। सार्टोरियस, इसी सार्टोरियस मसल को लॉन्गेस्ट मसल्स बोलते हैं। इसी मसल्स को अपन टेलर मसल्स बोलते हैं। इसी मसल्स को हनीमून मसल्स बोलते हैं। हनीमून मसल्स, लॉन्गेस्ट मसल्स, टेलर मसल्स और 45 सेंटीमीटर, ये कुछ बॉडी में होते हैं जो 45 सेंटीमीटर के आसपास इनकी लंबाई। यस, क्या बेटा क्लियर नहीं है? क्या क्लियर नहीं आ रहा है? तो 144 kb पे करोगे तो क्लियर कहां से आएगा? नेक्स्ट सर, एक एएनएस क्या बोला है, नर्स रेशियो क्या पूछा है? चलो आगे चला गया। नेक्स्ट बेटा आगे बढ़ो यहां से मैं। यस, थीम ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, ठीक है ना, तो ये इस्टेब्लिश कब हुआ था आपका? अच्छा 7 अप्रैल है क्या? ये मेरे दिमाग में 8 पता नहीं, हमेशा मैं पढ़ाता हूँ मुझे ध्यान है, मैं भूल ही जाता हूँ उस क्वेश्चन को, पता नहीं मेरे, है ना? 7 अप्रैल 1948 के अंदर WHO इस्टेब्लिश हुआ था। कहां पर हुआ था? जिनेवा के अंदर हुआ था। जिनेवा एक बड़ा शहर का नाम है, स्विट्जरलैंड के अंदर हुआ था। इंडिया भी उसका एक देश से शामिल, 193 या 194 के आसपास टोटल देश अब उसमें इन्वॉल्व है WHO में। इसका मतलब पूरे देश में नहीं है, मेजोरिटी ऑफ देश के अंदर WHO का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है ना। ये हेल्थ के रिलेटेड सब काम करने का काम करता है उसका। दूसरा, इसका अगर प्रेसिडेंट की बात करें इस साल का, अभी का जो प्रेसिडेंट उसका नाम है टेड्रोस अधानोम। टेड्रोस अधानोम इस साल का प्रेसिडेंट है WHO का है, ठीक है ना। दूसरा, WHO ने जो 2020 के अंदर एक नाम दिया था अपने को, इंटरनेशनल नर्सेज और इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ, इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ये WHO ने 2020 के अंदर दिया था। सर क्यों दिया था 2020 के अंदर ही? क्योंकि सिर्फ 12 मई 2020 को, 12 मई 1820 से लेकर के 200 साल पूरे होते फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थडे को, तो उसकी 200वीं जयंती पर WHO ने पूरा साल को ही डिक्लेयर घोषित कर दिया था इंटरनेशनल ईयर ऑफ नर्सेज एंड मिडवाइफ्स, ठीक है ना। यस, अब उसकी थीम जो बदलती रहती है वो हर साल है। इस साल की रहेगी बेटा आवर प्लानेट आवर हेल्थ, ठीक है ना। इस प्लानेट आप सिर्फ एक ही याद कीजिए, ध्यान देना, ये थीम ऐसी होती है, मैं बताऊं बच्चे भूल जाते हैं, कितना भी याद करो। ये चारों नाम आपने सुने हुए हैं, बोलो चारों ही सुने हुए, लेकिन बस इतना पता है सर WHO की है या नर्सेज डे की है, 20 की है, 21 की है, 22 की है, 23 की है, वो नहीं पता। नाम सब सुने हुए, सिर्फ एक वर्ड याद कर लो, इस साल के लिए WHO की बात कर रहे प्लानेट। जिसमें सिर्फ प्लानेट वर्ड होगा वो अपने आप आंसर हो जाएगा। क्यों? ऐसे 2-3 वर्ड मैंने आज तक क्वेश्चन देखा है कि किसी भी ऑप्शन के अंदर ऐसे ऑप्शन नहीं आते हैं कि आवर प्लानेट आवर हेल्थ या आवर प्लानेट योर हेल्थ, समझ रहे हो ना। मतलब ये वर्ड सेंस नहीं होते कि प्लानेट सर इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, सब में होगा, प्लानेट किसी एक ऑप्शन में ही होगा। तो अगर प्लानेट आपने याद कर लिया है तो आपको रटने की क्वेश्चन नौबत ना है, आपसे दिमाग से निकला कि हाँ सर ने कुछ प्लानेट बोला था, आंसर कर दो, लेकिन WHO का करना, वर्ल्ड वाले का करना, ठीक है ना। नेक्स्ट आगे बढ़े यहां से। और 2022 से पहले क्या थी, कभी नहीं आने वाला, ध्यान देना। 2021 की 20 की कभी याद मत कीजिएगा, प्रेजेंट टाइम की याद कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं अपना थीम ऑफ नर्सेज डे 2022। जो नर्सेज डे मनाते हैं 12 मई को मनाते हैं, ठीक है ना, उसको अपने इंटरनेशनल नर्सेज डे बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल नर्सेज डे बोलते हैं। और उसका मनाने के पीछे यस
इंटरनेशनल नर्सरी डे मनाने के पीछे किसका है सर? उसका बर्थ हुआ था, किसका बर्थ हुआ था सर? फ्लोरेंस नाइटिंगेल का। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इस दिन उसको बर्थ हुआ था। कहां पर हुआ था सर? कहां पर हुआ था? फ्लोरेंस और इटली के अंदर। इटली एक शहर का नाम है, फ्लोरेंस सॉरी इटली एक देश का नाम है, फ्लोरेंस एक शहर का नाम है। दोनों आए तो फ्लोरेंस करना है, दोनों में नहीं है तो फिर आपको इटली करोगे लास्ट, है ना। यस, तो उसके उपलक्ष्य में आपको मनाया जाता है नर्सरी डे। यस, अब ये जो नर्सरी डे की थीम देता है, ध्यान देना, ये देता कौन है? हाँ, थीम देता कौन है? ICN देता है, इंटरनेशनल काउंसिलिंग ऑफ नर्सेज। ये ICN का जो आया था बेटा वो 1899 में आया था। उसका जो हेड क्वार्टर की बात करें, हेड क्वार्टर भी उसका कहाँ है सर? जिनेवा के अंदर है, जहां पर WHO का भी है। उसका अगर प्रेसिडेंट की बात करें ICN का, तो प्रेसिडेंट कौन है? डॉक्टर सिप्रियानो, यही है डॉक्टर सिप्रियानो। ICN की प्रेसिडेंट है ना, इस साल बनी है 4 नवंबर 2021 को, अभी लेटेस्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है। यस, ये थीम देने का काम करता है बड़ा ICN, ध्यान देना, नर्सरी डे की। यस, सबसे पहले जो नर्सरी डे सेलिब्रेट किया था ना, फर्स्ट नर्सरी डे सेलिब्रेट किया गया था, कब किया था? 1965 के अंदर किया गया है, 1965 के अंदर। उसके बाद भूल गए कि चलो नहीं मनाना, 9 साल बाद वापस दिमाग में आया। देखो फर्स्ट आपको ये करना है, उसके 9 साल बाद सर 1974 के अंदर दिमाग में आया कि क्यों नहीं हर साल मना दिया जाए, तो 74 से फिर कंटिन्यू आ रहा है। पहला पूछे 65 करना है, कब से कंटिन्यू रहा? 65 से करोगे, और आज तक मनाते आ रहे हैं अपन। बड़े आगे यहां से, ये बड़ा पूरा नाम है पामेला सिप्रियानो, है ना, उसका नाम लिख दो पूरा नाम बेटा ये है ना, पामेला सिप्रियानो, ऐसे पामेला पहले आएगा। डॉक्टर पामेला सिप्रियानो, प्रेसिडेंट ऑफ ICN। यस, तो उसने जो थीम दी थी 2022 के अंदर, वो दी थी बेटा इन्वेस्ट इन नर्सिंग एंड रेस्पेक्ट राइट टू सिक्योर ग्लोबल हेल्थ। भूलोगे नहीं यहां से, तो यहां से आप कैसे याद करोगे सर? इन्वेस्ट, एक वर्ड क्या करोगे नर्स के लिए? इन्वेस्ट। कैसे? जो इन्वेस्ट वाली है वो नर्सिंग की थीम है और 2022 की है, क्योंकि एग्जाम में आपको 2022 की ही पूछेगा। यस, रामनिवास बोल रहा है सर SNA रील में ही सिलेक्शन की मशीन है और सिलेक्शन के औजार आप लोगों, हैं भाई? मशीन अकेले क्या करेगी? मशीन में अपन कुछ ईंधन डालेंगे तभी तो मशीन काम करेगी ना, ठीक है ना। तो बेटा जो तुम्हारा एक कमेंट किया रामनिवास जी ने, सर SNA रील में सिलेक्शन मशीन है, ये बात जब शिवराज सर को पता पड़ेगी तो बुरा मान लेंगे बेटा। क्यों? सिलेक्शन मशीन SNA नहीं है, ध्यान दिया होगा, मशीन शिवराज सर है, मशीन बेटा शिवराज सर है। SNA बेटा फैक्ट्री है, फैक्ट्री में बहुत सारी मशीनें होती है, तो ध्यान देना SNA इज द फ्लेक्स, ध्यान देना कि लिखा होगा SNA इज द, ऐसा लिखा हुआ है क्या? यस, SNA इज द सिलेक्शन फैक्ट्री है, उसके अंदर शिवराज सर आ रहे हैं, वो सिलेक्शन मशीन है, फिर हमारे हम तो नट बोल्ट पाना वो लोग हैं, है ना, और आप लोग उसका औजार है आप भी, तब जाकर इतना एक फैक्ट्री बनती है, ठीक है ना। हाँ, कच्चा उत्पादन को हम पक्का उत्पादन में तैयारी करते हैं, ठीक है ना। यस, तो बेटा समझो सिलेक्शन मशीन और फैक्ट्री में फर्क है। नेक्स्ट, बराबर, ये सब पॉसिबल तब होता है आप लोगों का और हमारा लोगों का जब साथ होता है। हम आपको लगभग 1 साल से तैयारी करवा रहे, जैसे ही नवंबर 2021 के अंदर नॉर्थ निकल गया था, तब हमने ये बैच शुरू किया था, आपको जो भी आ रहा है, और आप लोग शायद तभी से आ रहे हो, ये बच्चे पुराने हैं ना, आप लोग तब से आ रहे हो, नवंबर 2021 से पढ़ रहे हो आप लोग, तभी से ना टारगेट था कि सितंबर 2022 के अंदर नॉर्थ को क्रैक करना है। हम लोग भी कंटिन्यू क्लास रहे, शायद ही ऐसे कोई आया होगा जिन छुट्टी रखी होगी हम लोगों ने, बोलो शायद ही छुट्टी रखी होगी, आपको पता है सर कितनी छुट्टी आई है, और अब तो शायद नहीं आने वाली 30 दिन, तो अब तो आपकी छुट्टी नहीं आने वाली, और आप लोगों ने भी कोई छुट्टी नहीं रखी है, बारिश ही हुई तो भी अपने क्लास रखी है, तो सबका साथ होता है आपका और हमारा, तब जाकर बेटा मुकाम पाया जाता है, ठीक है। यस, नेक्स्ट बेटा WHO के बताए, भूल गया ना रमेश, आवर प्लानेट आवर हेल्थ। नेक्स्ट देखो, यस, द प्रेसिडेंट ऑफ INC, ये बोल रहा है INC का प्रेसिडेंट तो अपने पढ़ा सर, डॉक्टर पामेला सिप्रियानो, ठीक है ना, सॉरी, ये बेटा ICN का है, सॉरी INC पूछ रहा है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना इस वर्ड के अंदर,
कई बार से कंफ्यूज मुझे भी होता है आईसीएन और आईएनसी। तो आईसीएन तो बाहर का है जो 1899 में आया था। इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग आपका 31 दिसंबर 1947 के अंदर आया था। जिस साल में अपना देश आजाद हुआ था उसके सबसे लास्ट दिन को इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, उसका जो प्रेसिडेंट की बात करें वो अपने दिलीप जी है, उसका नाम है टी दिलीप कुमार। क्या नाम है? टी। उसका अगर हेड क्वार्टर की बात करें सर न्यू दिल्ली के अंदर। खाली दिल्ली मत करना, यहां पर बहुत सारे ऑप्शन आ सकते हैं। पहला ऑप्शन दिल्ली पूछे, दूसरा न्यू दिल्ली पूछे, सर न्यू दिल्ली करोगे, ठीक है ना? यस। तो अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि आईसीएन का जो प्रेसिडेंट होता है वो नॉमिनेट किसके द्वारा किया जाता है, तो उसका आपको करना है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जहां पर आपका सपना भी है सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब करना। बहुत सारे बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन वाले भी है जिसकी स्टेट में जॉब लग चुकी है। ऐसे मेरी नजर में बहुत सारे बच्चे हैं स्टेट की जॉब लग चुकी है, ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। यूपीसीएसओ, बीआरसीएसओ, राजस्थान सीएसओ, राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट्स पीएससी के अंदर नहीं करते जॉब। सर लेंगे तो सेंट्रल जॉब ही लेंगे, बोलो ऐसे भी बंदे हैं और होने भी चाहिए, ठीक है ना? तो आपको पता पड़ता है कि स्टेट और सेंट्रल में कितना पड़ता है। तो आईएनसी अपना सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करता है, ठीक है ना? तो यहां से ये क्वेश्चन बन सकते हैं और आईएनसी काफी ना इंपोर्टेंट रहने वाला है। डेट के बारे में, प्रेसिडेंट कौन है, कौन नॉमिनेट करता है, कब आया था। बड़े आगे यहां से नेक्स्ट, ड्यूरिंग ट्रेकियोस्टोमी सक्शनिंग द सक्शन प्रेशर शुड नॉट बी एक्सीड, है ना? एक्सेप्ट नहीं है, एक्सीड है, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। सक्शन के बारे में आपको बता दिया होगा प्री ऑफ क्लास के अंदर, हो गया आपका वैसे सक्शन टॉपिक आ गया होगा वैसे, है ना? तो वहां सब कुछ बता दिया होगा। वैसे मैं कलर की बात करूं, जो सक्शन का कलर होता है वो येलो कलर का होता है सर, ठीक है ना? दूसरा सक्शन कैथेटर की बात करें अपन, तो सक्शन कैथेटर की आपको मैंने साइज भी बता दी थी, याद है आप लोगों को? कॉमनली जो पूछे जाने वाली साइज है वो आपको 10 से स्टार्ट करनी है, 12, 14, 16, 18, 20। एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो यही से बनेगा, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, यही से बनेगा। याद करने का तरीका सर ब्लैक एंड व्हाइट याद कर लो, गौर कर लो और येलो कर लो। उसको आप ब्लैक एंड व्हाइट करना है, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब दोनों को मिक्स लिखोगे आप, ठीक है ना? यह आपका GOR करना है सर। जी का मतलब आप ग्रीन नंबर का करोगे, ओ का मतलब सर ऑरेंज नंबर का करोगे, और आर का मतलब सर रेड कलर का करोगे, और लास्ट अगर फिर भी पूछ ले आपसे तो ये आपका होता है येलो कलर। ये आपको 5 याद कर लो, 10 से लेकर 20 तक। और ये बड़ा फ्रेंच में होते हैं, ध्यान देना। सर ये क्या लिखा है आपने? बड़ा ये मैंने फ्रेंच लिखा है। फ्रेंच का मतलब होता है आउटर डायमीटर, जो कि नॉर्थ सेट 2021 का क्वेश्चन आया था, यही था ना? फ्रेंच मीन्स आउटर डायमीटर। फ्रेंच और mm का कई बार रिलेशन से पूछ लेते हैं। अगर फ्रेंच और रिलेशंस की बात करें आपसे, सॉरी फ्रेंच और mm की रिलेशंस क्या होता है, तो आपको याद करना कि सर 1 mm बराबर 3 फ्रेंच होते हैं। क्या होता है? 1 mm इक्वल टू 3 फ्रेंच होता है। या मैं बोल दूं सर 1 फ्रेंच इक्वल टू mm कितना होगा, तो आपको 0.3 फ्रेंच mm करना है, ठीक है ना? इसका मतलब जैसे मैंने यहां पर लिया है, जैसे यहां पर मैं ये 18 नंबर का बात कर लो, कैसे जो 18 नंबर का आपने रेड कलर का सक्शन कैथेटर लिया है, ठीक है ना? ये तो बड़ा आपने सर बोला कि ये फ्रेंच है, ये क्या है सर? फ्रेंच है। सर mm में बताओ, तो बड़ा उसको मैं 18/3 कर लूंगा, आंसर मेरा 6 mm आएगा। तो जो मोस्ट कॉमन बेटा यूज होता है एडल्ट के अंदर वो 16 और 18 होता है। अब एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, मोस्ट कॉमन सक्शन कैथेटर कौन सा यूज करना है? 16 नंबर करोगे, 16 नंबर करोगे मोस्ट कॉमन। महिलाओं की बात करें, हाइट छोटी होती है, 1.5 फीट 2 फीट इतनी होती है ना? हाँ क्या, ठीक है ना? तो कम करना आपको, तो आपको कम करना है ना, ऐसे बुरा ना माने। वैसे इतनी नहीं होती है ना, आप लोग कई बार ना उसको दिल पर ले लेते हो कोई बात को, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना? हाइट भले ही छोटी होती है लेकिन जुबान कितनी लंबी होती है, हाँ? यस। तो 16 मैंने मोस्ट कॉमन लिखा है, 16 और 1 कम कर दो सर, 14 और 16 हो गया। मेल की बात करें तो 16 और प्लस करना है, 16 और 18 करोगे। मोस्ट कॉमन सिर्फ 16 की बात करके, तो कहने का मतलब GOR 2020 नॉर्थ सेट में लाल कलर का सक्शन कैथेटर की इमेज आई थी। 2020 नॉर्थ सेट में पिक आई थी लाल कलर की। कलर याद हो गया आपको? ब्लैक एंड व्हाइट 10-12, GOR ग्रीन ऑरेंज रेड 14 16 18, और लास्ट में येलो कलर का। मोस्ट कॉमनली यही आपके यूज किए जाते हैं। बड़े आगे यहां से कुछ, यस। अब प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, तो जो प्रेशर अप्लाई करते हैं बेटा वो ड्यूरिंग विड्रॉवल करते हैं। क्या करेंगे सर? ड्यूरिंग विड्रॉवल, जब आप सक्शन कैथेटर को निकाल रहे हो उसमें आपको प्रेशर को अप्लाई करना है।
बहुत सारी बुकों में दिया हुआ है सर ड्यूरिंग इंसर्शन, कभी इंसर्शन करते समय ना करे वरना बसी कुछ ऑक्सीजन को भी खींच लेगा, ठीक है ना, हाइपोक्सिया कर लेगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन 2 आते हैं सर, फर्स्ट वन इज द हाइपोक्सिया, सेकंड वन इज द ब्रेडिकार्डिया। गलती नहीं करोगे यहां से क्या अर्ली का ये है कि मैं हाइपोक्सिया बताता हूं, शिवराज सर ब्रेडिकार्डिया बताते हैं। अब आप क्या करते हो आपकी मर्जी है, मैं तो हाइपोक्सिया बता रहा हूं, ठीक है ना, शिवराज सर ब्रेडिकार्डिया बताते हैं, वो नर्वस सिस्टम पढ़ाते हैं, मैं फंडामेंटल पढ़ाता हूं, ठीक है। यस ज्यादा बहस नहीं करेंगे, जो भी है एग्जाम में बात यह है कि एग्जाम ने कई बार ब्रेडिकार्डिया माना है, कई बार हाइपोक्सिया माना है। दिक्कत यहाँ है उनको खुद को नहीं पता क्या होता है, खुद को नहीं पता, उन्होंने कई बार माना है ये चीजें। जैसे उसका टाइम की बात करूं मैं सर, टाइम भी उन्होंने कई बार माना है, मैं आपको दिखा दूं प्रूफ के साथ में सर, 10 से 15 सेकंड होता है, ये तो सर सबको पता है हमको। बच्चे का पूछे, इन्फेंट का पूछे 5 से 10 करना है, बच्चे का पूछे तो 5 से 10 सेकंड करना। अब यहां पर आता है मैक्सिमम सक्शन टाइम्स 10, बड़ा मैक्सिमम 10 करना है, मैक्सिमम 5 करना। अब पता नहीं ये मैक्सिमम क्यों मानते हैं यहाँ पर, हालांकि कुछ 20 से 30% केस के अंदर 15 माना है मैक्सिमम, 70 से 80% एग्जामिनर ने 10 माना है मैक्सिमम टाइम। अब बताओ आप क्या करोगे, तो ये भी कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, ज्यादा बहस करने से कोई मतलब नहीं है। मेरा व्यू बता रहा हूं 10 सेकेंड्स, मेरा भी बता रहा हूं 5 सेकेंड्स, रेंज मेरी ये है, और यहां पर मेरा व्यू हाइपोक्सिया है, सेकंड ब्रेडिकार्डिया है, फिर आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले भी यस ज्यादा वैसे क्वेश्चन में बहस नहीं करते हैं। ये तो आपका टाइम का हो गया, साइज का हो गया। दूसरा प्रेशर्स की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग विड्रॉवल और रोटेशन मैनर में निकालना है, गोल गोल घुमाते ताकि चारों तरफ से आ जाए। अब बात करते हैं जो प्रेशर अप्लाई करेंगे, उसके पहले एक ट्यूब आती है, उसको बोलते हैं यांकुर, क्या बोलते हैं, यांकुर कैथेटर बोलते हैं। अगर आपको माउथ से करना है सक्शंस, ज्यादा घसर पसर नहीं हो रहा ना, ठीक है, यांकुर से आपको अगर माउथ का सक्शन करना है तो ओनली यांकुर से करे, ध्यान देना। माउथ का सक्शन के लिए कभी भी सक्शन कैथेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ईटी और टीटी के अंदर आपको ज्यादा इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे सर, यहां पर सक्शन कैथेटर का यूज करेंगे। दूसरा अगर सर पूछते हैं कौन सी एज में कौन से साइड को पहले सक्शन करेंगे, तो अगर एडल्ट की बात करती है, एडल्ट में आपको सबसे पहले नोज करना है, देन माउथ आएगा। अगर न्यूबॉर्न की बात करें, बच्चा पैदा हुआ है, अब ध्यान रहा कई बार न्यूबॉर्न लिखा नहीं होता है, क्वेश्चन घुमा फिरा के बोल देगा, लेकिन पीडिया का क्वेश्चन होगा कि एक बच्चा पीडियाट्रिक वार्ड में है, मदर के साथ में बच्चा सो रहा है, ऐसा कुछ वर्ड पता करना, क्वेश्चन में कुछ मेंशन कर रखा है पीडियाट्रिक के बारे में, मदर के बारे में, न्यूनर के बारे में, लेबर के बारे में, तो समझना कि कहीं बच्चे की बात कर रहा है। तो वहां पर आपको बच्चे में माउथ पहले होता है सर, और उसके बाद नोज होगा। एडल्ट की बात करें नोज पहले आता है। याद करने का तरीका, नाक का सवाल अपने लिए है, बच्चों के लिए है क्या, बच्चे तो ऐसे घूमते रहते हैं बिना कपड़ों के भी, तुम घूम के दिखाओ, ठीक है ना। तो अपने लिए नाक इज्जत का सवाल है, मतलब याद हो गया आपको, याद हो गया ना, ये भूलने वाली चीज है सर, नाक पहले किस में है और बाद में किस में है। यस नेक्स्ट बेटा, चलो हाँ, अब प्रेशर की बात, मेन क्वेश्चन अब आएगा, ये तो फालतू चीजें थी सब, ठीक है ना। चलो प्रेशर की बात आती है बेटा, 100 से 120 mmHg, ये अपन प्रेशर। अब क्वेश्चन पूछा है किससे ऊपर नहीं जाओगे, तो आंसर क्या करोगे सर, 120 से हम ऊपर नहीं जाएंगे। रेंज ये होती है, अगर आपको चिल्ड्रन का पूछा सर 80 से 100 mmHg करना है, बच्चे की बात करें आपको, इन्फेंट की बात करें सर आपको 60 से 80 करना है, और न्यूबॉर्न की बात करें तो 50 से 60 mmHg प्रेशर आपको रखना होता है। नेक्स्ट आगे बढ़े यहां से। अरे बेटा आपस में बहस मत करो, ये पूछ ले सर तुम्हारा सिलेक्शन हुआ, तुमने ज्वाइन क्यों नहीं किया, अभी ऑनलाइन वाले आपस में लड़ रहे हैं। अरे बेटा उनकी मर्जी है, उनका दम है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेंगे, नहीं किया तो नहीं किया, क्यों झगड़ रहे हो यहाँ पर फालतू में। अब ये लोग आपस में झगड़े, सर हमारा होता तो मैं तो ज्वाइन कर लेता, तो तुम वही रहते, फिर पूरी जिंदगी वही 20-30 हज़ार जॉब में रहते, फिर स्टेट गवर्नमेंट हुई तो क्या हुआ, ठीक है ना। तो पहले एक बार सेंटर की तैयारी करो, नहीं होता तो सीएसओ तो है ही, ये बाद में भी सीएसओ तो आपको 35-40 साल तक शायद उम्र है उसकी, तो आई थिंक जहां तक मेरा आइडिया है, और नॉर्थ साइड की 30 साल है, नॉर्थ साइड की 30 साल है। एक बात और ध्यान देना, अभी आपको दिमाग में नहीं आएगी, बहुत सारे बच्चों को, अभी नहीं बाद में बता रहा हूं, जब आपकी उम्र जब पड़ती है ना 28, 29, 30 के आसपास पहुंचोगे, अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो पहुंचना सबका है, अब बेरोजगार पहुंचते हो कि रोजगार पहुंचते हो, ठीक है ना। जब आपकी 28, 29, 30 साल पहुंचेगी, अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हो, एक डर और सताने लगेगा ओवर एज का,
सिंपल सी बात है। इसलिए नॉर्थ साइड में आपने देखा होगा जो एज आती है, आज तक किसी का भी ध्यान नहीं गया, एक बंदे का सिंगल का भी लिखा होता है मिनिमम और मैक्सिमम क्राइटेरिया 18 से 30 साल के बच्चे भर सकते हैं फॉर्म, लिखा हुआ है नॉर्थ साइड के अंदर। देखो इस बार इस बार तक हर बार आता है, हर बार आता है कि हमारे जो बच्चे वही लेंगे, हम जनरल की बात कर रहा हूं मैं आपको, 18 से लेकर 30 साल तक है। और SC ST को वो 5 साल या OBC 3 साल ऐसे करके वो मतलब 30 प्लस 33 35 कर देंगे, लेकिन उनका भी मिनिमम 18 है। मुझे आप बता दो ऐसा कौन सा स्टूडेंट लगा है एम्स के अंदर जिसकी उम्र 18 साल है, 19 साल है, 20 साल है, 21 साल, एक भी एग्जाम बता दो, एक भी बता दो जिसको 18 साल में लगा है नर्सिंग के अंदर। 17 में तो कम से कम एडमिशन लेता है वो, 17 में तो कम से कम 12वीं पास होता है, एडमिशन लेता है, मिनिमम है। तो अगर आप फेल नहीं होते हो तो आप GNM भी करो 18 19 20 20.5 20.5 में तो आपकी GNM होगी। अगर आप GNM भी किए बिना फेल हुए तो 21 साल से पहले तो लगने की संभावना ही नहीं है, ये किसी के दिमाग में नहीं आता है। उनका कहने का मतलब हम नौकरी 18 से 30 तक 12-13 साल तक के लोगों को देते हैं, जबकि रील में 8 या 9 साल तक के लोगों को नौकरी है। अभी आप पास आउट हुए 2000, आपकी उम्र सब भी शायद 22 पहले से बोल दो, इवन 21 का भी कोई नहीं है यहाँ पर, सबकी उम्र 21 22 23 25 26 तक है या नहीं है? तो आपके पास 4-5 साल का टाइम बचा है, बोलो। तो मैक्सिमम 8-9 साल ही देता है, ये कहने की बातें होती है, ये बाद में पता पड़ता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। तो हमारे साथ वालों का इसका नहीं हुआ, अभी मुझे पता है, ये वहां बातें होती है। इसलिए इसी साल ले लो, आगे वाले क्या होता है कोई भरोसा नहीं है, उसके आगे 18 से 28 कर ले, मोदी जी कोई भरोसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। यस, द वर्ड डीकैनुलेशंस है ना, एक बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन था, हाँ ध्यान है ना, क्वेश्चन घुमाया होता कि द वर्ड ऑफ टीटी ट्यूब को निकालना क्या कहलाता है। ऑप्शन में डीकैनुलेशन या डीकैनुलाइजेशन, बच्चे कंफ्यूज यहां पर भी हो गए। तो डीकैनुलेशन एग्जैक्ट वर्ड है सर मैक्सिमम स्पीक इंग्लिश। अरे डॉक्टर काबड़ी नासिर खालिब नाम है उसका, डॉक्टर काबड़ी नासिर खालिब, मैक्सिमम सर स्पीक इंग्लिश। बेटा यहाँ पर तो मारवाड़ी भी कोई नहीं आवे बच्चों ने, है ना, और तू बोल रहा है इंग्लिश बोले, ठीक है मिक्स कर लेंगे, ठीक है ना। कुछ बच्चे बाहर के भी है, साउथ के वो जुड़े हुए ऑनलाइन काफी है ना, तो उन लोगों को हिंदी एक्चुअल में कम आती है, ठीक है ना, और आगे डॉक्टर लिखा है, चलो कोई नहीं। तो बेटा इट्स रॉन्ग वर्ड, इट्स राइट वर्ड। यहां पर मैं 4 वर्ड की बात करूं, फर्स्ट वन एक होता है बेटा इंट्यूबेशन, फर्स्ट थिंग इज, सेकेंड होता है एक्सट्यूबेशन, थर्ड थिंग इज द डीकैनुलेशंस। डीकैनुलेशन है ना, लाइजेशन न करना, ये गलत है, क्या फर्क है देख लो आप। और 4 होता है ट्रेकियोस्टॉमी। ये 2 ट्यूब के वर्ड लिए गए हैं सर। जो इंट्यूबेशन होता है उसका मतलब होता है सर ईटी को इंसर्ट करना, और एक्सट्यूबेशन का मतलब होता है सर ईटी को रिमूव करना। कोई डाउट नहीं आता। डीकैनुलेशन का मतलब होता है टीटी को रिमूव करना सर। अब आंसर समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज द योर आंसर इन दिस क्वेश्चंस, रिमूव द टीटी ट्यूब्स। और ट्रेकियोस्टोमी का मतलब होता है टीटी इंसर्ट करना। आई थिंक 4 वर्ड इज क्लियर, कोई डाउट नहीं। नेक्स्ट देखिएगा, इस बेटा भाविक अमर कोटिया सर SNA की बैच गुजरात के अंदर भी है, वहां पर बैच शुरू हो गया है 7 अगस्त से कंटिन्यू बैच चल रहा है। गुजरात गांधीनगर के अंदर मैं अभी वही था 4-5 दिन से, 7 अगस्त से अपना बैच वहां पर कंटिन्यू रनिंग हो रहा है। और वहां पर क्रैश कोर्स नहीं है, वहां रेगुलर क्रैश कोर्स चल रहा है ना, रेगुलर बैच चल रहा है अभी ESI नॉर्थ साइड दोनों के लिए, हाँ गांधीनगर के अंदर ही बेटा, ठीक है ना। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ो यहां से, नेक्स्ट फॉरवर्ड कंप्लीट है यहां से। द वर्ड नॉन मालफिशियंस है ना, ये कुछ आपके टर्म्स होती है, किस चीज की टर्म्स है कोई मुझे बताएगा, ये किसके टर्म्स होते हैं सर? ये प्रिंसिपल्स होते हैं, किसके प्रिंसिपल से, किसके प्रिंसिपल है नहीं पता किसी को भी, इथिक्स के, बड़ा भूलो मत, इथिक्स के प्रिंसिपल्स होते हैं। 4-5 के नाम लिखूंगा, इतने होते हैं अपने। एक होता है वेरासिटी, दूसरा होता है आपका नॉन मालफिशियंस, थर्ड होता है बेनिफिशियंस, एक होता है जस्टिस,
एक और होता है फिडेलिटी, एक और होता है, टोटल 6 होते हैं। वेरासिटी, नॉन मालफिशियंस, बेनिफिशियंस, जस्टिस, फिडेलिटीज, एक और है, अभी याद आने दो मुझे। यस, अब मैं बता दूं आपको उनके नाम। वेरासिटी का मतलब होता है, एग्जाम में सिर्फ एक वर्ड आता है, टेल द ट्रुथ। मरीज को उसकी बीमारी के बारे में सही सही बताना, उसको बोलते हैं वेरासिटी, और ऑप्शन में आएगा सिर्फ टेल द ट्रुथ, ठीक है ना। दूसरा है आपका नॉन मालफिशियंस, इसका मतलब होता है अगर आप कम से कम पेशेंट का भला नहीं कर सकते हो तो नॉट टू हार्म, है ना। जहां एन लगता है आपको एन से शुरू करना है, नॉट टू हार्म, नुकसान नहीं करे कम से कम। बहुत सारे स्टाफ होता है, पेशेंट बाथरूम जा रहा है, पीछे लाइट को बंद कर देते, ले अब आके दिखा दे, अरे कम से कम चालू नहीं करता, बंद तो ना करता। हाँ होते हैं स्टाफ, बहुत सारी चीजें होती है, तो उसको बोलते हैं नॉट टू हार्म। कम से कम आप अभी पढ़ नहीं सकते हो ना, तो कम से कम ग्रुप के अंदर फॉरवर्ड मत करो कि नॉट सेट कैंसिल होगी। अभी तो आएगा, मैं पहले बता रहा हूं, अभी हफ्ते भर में आपके पास एक डेट आएगी, एक सर्कुलर आएगा जिसमें लिखा होगा नॉट सेट कैंसिल हुआ है, मैं पहले बता रहा हूं। ये आप जैसे खुरापाती लोगों की ही एक उत्पत्ति होती है, दिमाग के अंदर विचार आते हैं कि मेरी तैयारी नहीं है, लेकिन मैं ऐसा कर सकता हूं ना, जो मेरी तैयारी है वो तैयारी सबसे ऊपर लाने के लिए एक ही रास्ता है, बाकी लोगों की तैयारी कम की जाए, मैं अपने आप ऊपर आऊंगा। कम कैसे करेंगे उस तैयारी आपने के लिए, उनको डिस्टर्ब कर दो। तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए भी विभिन्न विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का यूज करेंगे, डिस्ट्रैक्शन करेंगे आपको, ताकि आप रास्ते से भटक जाए। ऐसा किसी पे जानना है, एग्जाम 11 सितंबर को ही होगा, ठीक है ना, फाइनल, किसी बातों पर ध्यान न दे, ठीक है। तो वो नॉन बेनिफिशियल का मतलब होता है टू डू गुड्स, अच्छा करना, हाँ वेरी गुड्स। ये किसने बोला, बहुत अच्छी बात है बेटा, ऑटोनॉमी, है ना। टू डू गुड का मतलब होता है बेनिफिशियंस, बेनिफिट पहुंचाना, ठीक है ना, मरीज को कम से कम हेल्प कीजिए आप। और जस्टिस का मतलब होता है इक्वल, क्या मतलब होता है, इक्वल, या उसको बोलता है विदाउट ब्याज, BIAS, विदाउट ब्याज, उसको बोलते हैं जस्टिस। उसका मैं एग्जांपल बढ़िया सा दूं, कई बार क्या किसमें, जस्टिस में नहीं, एक्स्ट्रा बोर्ड की बातें आती है। जस्टिस में एक्चुअल में वो होता है, जैसे वार्ड में है, एक वार्ड है, इस वार्ड के अंदर मिक्स पेशेंट है, मेल भी है और फीमेल भी है। अब जब किसी, और स्टाफ भी मिक्स है, मेल फीमेल है, अब यहाँ पर आपका इंचार्ज सीनियर आपसे पेशेंट बांट रहा है, आपको पेशेंट असाइन कर रहा है, आपका टास्क असाइन कर रहा है, तब आपसे कुछ पेशेंट मिलते हैं, तो उनमें कुछ गर्ल्स होती है कि बॉस, कि हाँ बोलो बेटा, कि बॉस मुझे थोड़ा ना आज मेल पेशेंट दे दो। अमूमन गर्ल्स ऐसे करती है रिक्वेस्ट, कि नहीं करती, हाँ करती है ना, कि बॉस मुझे फीमेल तो क्या देखना, कि आज मुझे मेल पेशेंट दे दो। उनकी एक इच्छा होती है कि चलो मेल पेशेंट को देखें, क्यों भाई फीमेल नहीं देख सकती क्या? या मेल पेशेंट की बात करूं मैं, सर मेल स्टाफ की बात करूं, अगर फीमेल मिल रहा है, आपको इंचार्ज पूछेगा कौन सा ब्लॉक दूं आपको, फीमेल वार्ड मेल वार्ड, अमूमन आई थिंक प्रायोरिटी फीमेल की जगह से फीमेल वार्ड दे दो आज, या फीमेल होगी तो सरकार मेल वार्ड दे दो। मतलब अपोजिट जेंडर के प्रति अपनी डिमांड होती है। पीछे फीमेल की बात की जाए, कौन से, चलो मेल वार्ड, चलो मान लिया आपको मैं मेल वार्ड में दे दूंगा आज, वो बड़ी खुश होगी अंदर से, उसका राइट वेंट्रिकल धक धक रहेगा, ठीक है ना। यस, अब आपसे कि हमारे पास 2 वार्ड है मेल, एक एडल्ट मेल वार्ड, एक जीरियाट्रिक मेल वार्ड, एक पीडियाट्रिक मेल वार्ड। सर जीरियाट्रिक में क्या रखा है, एडल्ट। फिर एडल्ट में प्रायोरिटी आएगी कौन सा, 20 से 30, 30 से 40, सर 20 से 30। कहीं कहीं अपने हम उम्र के आसपास अपोजिट जेंडर के पास आई जाती है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, मैं दोनों की बात कर रहा हूं। तो ऐसे अपन को डिसइक्विलिब्रिटी नहीं करना है, अपने लिए सब मरीज बराबर है, चाहे एज के अकॉर्डिंग बात करें, जेंडर के अकॉर्डिंग बात करें, क्लास के अकॉर्डिंग बात करें। कई बार अगर आप देते हो, ठीक है ना, VIP पेशेंट है और गरीब पेशेंट है, ठीक है ना, ऐसे शक्ल से दिख जाता है, किसके पास फोन दिख गया पाइनएप्पल का, आज जब उसको देखेंगे हाँ सब कुछ हो रहा है, दर्द हो रहा है, बिना पूछे 4 बार पूछ लोगे उसको। और एक के पास हमारे जैसे नोकिया वोकिया का सैमसंग का फोन है, सर मर दो उसको कि दर्द हो रहा है, सोचा सोचा आपको दर्द नहीं है। तो मतलब उसकी क्लास देख करके आप डिसाइड कर लेते हो कैसा ट्रीटमेंट करना है। होता है अमूमन, देखा होगा आप लोगों ने, क्लास, जेंडर्स, एज, इकोनॉमिक स्टेटस, मैरिटल स्टेटस, रिलीजियस, ये सब चीजों को आपको नहीं देखना, अपने लिए से बराबर है। अगर ऐसा कोई कर रहा है, इसका मतलब वो जस्टिस से इकोनॉमी, ये इथिक प्रिंसिपल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये देखो महिला से बस रही है ऑनलाइन वाली, है ना। तो बेटा आपको विदाउट ब्याज, ब्याज का मतलब होता है एक भेदभाव,
बिना भेदभाव के आपको पेशेंट को भेदभाव किसी भी प्रकार का नहीं करना है, गरीब अमीर पैसे लोग जो भी है, ठीक है ना। दूसरा होता है फिर, इसका मतलब होता है वफादारी, ईमानदारी, हॉनेस्टली, है ना। क्या मतलब होता है? ऑनेस्टली। ऑटोनॉमी का मतलब होता है राइट टू रेस्पेक्ट, ध्यान देना, ये भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आते हैं। राइट टू रेस्पेक्ट, जो पेशेंट के अधिकार है। अब राइट क्या, यहां से क्वेश्चन देखो कैसे आया था, ऑटोनॉमी का क्वेश्चन ये था, एक पेशेंट जिसका अपेंडेक्टोमी का ऑपरेशन था, समझना, ए पेशेंट शेड्यूल फॉर द अपेंडेक्टोमी, पेशेंट कंसेंट गिवन फॉर अपेंडेक्टोमी एट कॉन्शियस लेवल, कंसेंट दे दिया। ड्यूरिंग द एट द टाइम ऑफ इंसिजन पेशेंट रिफ्यूज ओटी, रिफ्यूज इंसिजन्स, व्हाट शुड यू नेक्स्ट डॉक्टर्स या नर्स? कंसेंट दिया है इंसिजन लगाने की, हट नहीं लगाना, मुझे नहीं करना ऑपरेशन, क्या करोगे? ऑप्शन में था डॉक्टर कर देगा, दूसरा कंसेंट लेगा, फैमिली मेंबर से लेगा, समझाएगा, नहीं करेगा। अगर पेशेंट कंसेंट देने के बाद, इवन आफ्टर टेकिंग कंसेंट, इफ पेशेंट रिफ्यूज कंसेंट, रेस्पेक्ट द राइट, पेशेंट का राइट है, कभी भी वो होल्ड कर सकता है, ऑपरेशन ना करे, ठीक है ना। ऐसा वाइटल साइन ले रहे हो, दवाई दे रहे हो, पेशेंट ने आप बोला कि दवाई लगानी है, हाँ दवाई लगानी है, जब आप पेशेंट के पास गए इंजेक्शन लगाने के लिए, पेशेंट रिव्यू द इंजेक्शंस, होल्ड द इंजेक्शंस, नहीं लगाना, ये उसका राइट है। तो राइट का मतलब यहां पर सही नहीं, राइट का मतलब अधिकार, इस राइट का मतलब अधिकार है। पेशेंट के क्या अधिकार है? कभी भी हॉस्पिटल में भर्ती हो सकता है और कभी भी भाग सकता है, ये भी उसका अधिकार है, आप उसको कौन रोकने वाले? लामा जो भी है, एब्सकॉन्स, पेशेंट्स ऑल हैव राइट्स, और अपन को उस राइट की रेस्पेक्ट करनी है, इस वर्ड को बोलते हैं ऑटोनॉमी, ठीक है ना, स्वतंत्रता। चलो नेक्स्ट, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा सर? नॉन मालफिशियल मतलब नॉट टू हार्म, ठीक है ना, और टू डू गुड का मतलब होता है सर बेनिफिट, बेनिफिशियल। बढ़े आगे यहां से या नहीं बढ़े? बढ़ जाए, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ए चाइल्ड इज क्राइंग ड्यू टू पेन, द नर्स सेज दैट स्टॉप क्राइंग अदरवाइज आई विल एडमिनिस्टर इंजेक्शन टू यू, द नर्स लायबल टू, है ना। एक पेशेंट है, बच्चा है, अगर वो चिल्ला रहा है और नर्स ने बोला कि शांत हो जा वरना मैं इंजेक्शन लगा दूंगी, है ना, तो बच्चे डर जाते हैं ना। तो यहां पर बच्चे को फिर एराइज होगा, क्या एराइज होगा? फियर एराइज होगा। और जहां भी फियर की बात आती है, अब ध्यान रखना, फिर से भले बच्चे का हार्म हो या नहीं हो, फिर फुल में ऑलवेज आपको एसॉल्ट वर्ड का यूज करना है, डराना धमकाना एसॉल्ट में आते हैं, ठीक है ना। अब एसॉल्ट और बैटरी का डिफरेंट देख लो सर, क्या फर्क होता है एसॉल्ट और बैटरी के अंदर? एसॉल्ट के अंदर डर जरूरी है, ध्यान देना, फियर जरूरी है, बट टच जरूरी नहीं है। अब यहां पर कौन सा नर्स ने उसको टच किया बच्चे को? सर टच तो नहीं किया ना, सिर्फ डराया धमकाया, थप्पड़ भी मार दे तो भी असॉल्ट ही, ध्यान देना, थप्पड़ मार दे तो भी असॉल्ट ही है, लेकिन टच जरूरी नहीं है, बिना टच के भी असॉल्ट होता है। जैसे फिर में देखो, सिर्फ इंजेक्शन लगाने का बोला तो भी फिर हो गया, असॉल्ट हो गया, थप्पड़ मार देता तो भी उसका असॉल्ट होता है। बैटरी का मतलब होता है सर विदाउट परमिशंस, या इस परमिशन की जगह दूसरा वर्ड आ सकता है सर विदाउट प्रोसीजर एक्सप्लेनेशंस, विदाउट प्रोसीजर एक्सप्लेनेशंस, बिना कुछ पेशेंट को कहे बुझा आपने सीधा वाइटल साइन ले लिया, टेम्परेचर ले लिया, मतलब पेशेंट को टच किया आपने ना, बताया नहीं है। या फिर विदाउट कंसेंट, ये तीनों वर्ड एक ही होते हैं, बिना कंसेंट के आपने कुछ भी प्रोसीजर को कर दिया है, ठीक है ना, तो आपने टच तो किया ही है पेशेंट को, इट ऑल इज कंसिडर द बैटरी, किसमें आएंगे? बैटरी। तो बैटरी के जैसे टच जरूरी है, नुकसान जरूरी नहीं है, नुकसान हो भी सकता है नहीं भी, लेकिन टच ऑलवेज होगा। असॉल्ट के अंदर टच जरूरी नहीं है, फिर ऑलवेज होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो यहां पर आंसर क्या रहेगा सर? असॉल्ट आंसर रहेगा। बड़े यहां से आगे, ऑनलाइन वाले ऑल इज क्लियर, सब सही चल रहा है या कोई डाउट है आपको? यस बेटा, राहुल वर्मा जी टच किया तो यहां पर बैटरी आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आफ्टर मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन दिस टाइप ऑफ एसिड बेस बैलेंस प्रेजेंट, है ना। मैं हालांकि बैलेंस नहीं बोलूंगा, इम्बैलेंस ही बोलूंगा, यहां पर आगे इम्बैलेंस लिखिएगा। विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस अकर, पहले अपने बार मैसिव बीटी को देख लेते हैं।
कोई बताएगा व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैसिव बीटी? एम्स ऋषिकेश का क्वेश्चन है। पहली परिभाषा ये होती है सर, मोर देन 50% ब्लड लॉस। ट्रांसफ्यूज, ट्रांसफ्यूज, रिप्लेस, वर्ड को समझे। अगर दो ऑप्शन आती है, मैसिव बीटी की परिभाषा पूछते हैं कि बताओ कौन सी परिभाषा सही है। अगर आपके पास ये क्वेश्चन आ गया, बताओ कौन सा सही करोगे? कौन सा सही करोगे? रिप्लेस वाला करना है, ट्रांसफ्यूज वाला नहीं करे। हाँ, रिप्लेस ऑप्शन में नहीं है तब मैं जाकर ट्रांसफ्यूज करना। फिर बोलोगे सर फर्क क्या, दोनों बात तो एक ही आती है। तो बेटा दोनों बात अलग है। जैसे ये एक इंसान है, इस इंसान से पहले तो बेटा 50% ब्लड लॉस हो गया है। पहले तो क्या होगा, 50% ब्लड लॉस हो गया, फिर आपने यहां से उसको 50% ब्लड दे दिया है। पहले बॉडी से लॉस हो गया ब्लीडिंग की वजह से, किसी की वजह से आपने उसको भरपाई कर लिया, रिप्लेस कर लिया। अभी उसकी बॉडी में 5 लीटर ही है सर, पहले भी 5 ही था, अभी भी 5 ही है। 2.5 लीटर गया, 2.5 लीटर आ गया। इट इज नॉन एज द मैसिविटी। ये इसका मतलब होता है फर्स्ट लाइन का। फर्स्ट लाइन का मीन्स ये है। सेकेंड लाइन का मीन्स ये होता है सर, कोई पेशेंट है, उसकी बॉडी में आपने 50% ब्लड दे दिया, अब उसकी बॉडी में 7.5 लीटर हो गया सर। ये तो आया कुछ समझ में? पहले 2.5 लीटर जाना, फिर 2.5 लीटर नहीं आना। 50% वही होता है ना टोटल 5 लीटर का, और यहां पर 5 लीटर तो है, 2.5 लीटर आपने और दे दिया, तो 5 + 2.5 7.5। इट इज नॉन एज द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इट इज नॉन एज द मैसिविटी। समझ रहे हो ना? इतने से फर्क होते हैं एग्जाम में बस। तो रिप्लेस करना है, पहले बाहर जाएगा, किसी कारण ऑपरेशन है, ओटी है, इंसिन लग गया है, ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, पीपीएस है, एपीएस है, और फिर आपने उसको भरपाई के लिए मोर देन 50%। तो पहला प्लान तो ये होता है, ये वाला पॉइंट, ठीक है सर। और उसकी परिभाषा क्या होती है? दूसरी परिभाषा में उसको बात कर लो अगर और करके कि सर मोर देन 10 यूनिट ब्लड, मोर देन 10 यूनिट ब्लड रिप्लेस। और ये होता है बेटा इन 24 आवर्स, दोनों है ना, इन 24 आवर्स। इसी में लिखना है सर इन 24 आवर्स। 24 आवर्स में 10 यूनिट से ऊपर ब्लड देना, ठीक है ना। और इसका मतलब होता है लगभग एडल्ट के लिए 50%। अंडरस्टैंड्स? यस, ठीक है ना। अगर यूनिट की बात करें तो जो ब्लड होता है बेटा यूनिट में, अगर पीआरबीसी की बात करें सर वो होता है 250 ml। अगर होल ब्लड की बात करें, कुछ भी मेंशन नहीं है, इसका मतलब आपको होल ब्लड ही समझना है। कुछ भी मेंशन नहीं है, खाली ब्लड आ गया, इसका मतलब यही होता है होल ब्लड। वहां पर होता है सर 400 ml, एग्जैक्ट आंसर। कितना करोगे? 400। उसके अंदर 350 ml तो ब्लड होता है, प्लस 49 ml सर सीपीडीए होता है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रेज एडेनिन। सिट्रेट एंटीकोगुलेंट, कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने वाला फैक्टर होता है, इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलता है। नॉर्सेट 2021 का क्वेश्चन। हाइपोकैल्सीमिया सर सिट्रेट होता है, कैल्शियम बाइंडिंग होता है, 4 नंबर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है, एब्जॉर्ब कर लेगा, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, इसलिए ब्लड बैग के अंदर जमा हुआ ब्लड क्लॉट नहीं होता है 1 महीने तक। आई बात समझ में? दूसरा आपका फॉस्फेट डेक्स्ट्रो एडेनिन, डेक्स्ट्रो एनर्जी देता है, फॉस्फेट और एडेनिन एटीपी जनरेट करने के काम आते हैं, ठीक है ना। तो ये 49 ml होता है, और उसका जो रेशियो सॉरी होता है वो सिर्फ 14% होता है। 350 का 14% 49 ml होता है, तो टोटल मिलाकर के 399 ml, मतलब 400 ml होता है आपका 1 यूनिट होल ब्लड। अगर ये ऑप्शन में नहीं होता, एक और होता है, 450 ml ब्लड होता है, प्लस 63 ml सीपीडीए होता है, एक 513 ml का भी होता है, राउंड फिगर में अपन 500 मानते हैं। तो 3 टाइप की यूनिट होती है, आरबीसी 250 ml की, होल ब्लड 400 ml का, एक होल ब्लड और होता है जिसका ज्यादा वेट है, उससे अपन ज्यादा लेते हैं, 450 ब्लड और 63 सीपीडीए, टोटल मिलाकर के 513, राउंड फिगर में सिर्फ 500 ml मानते हैं। आंसर में आया तो 400 करना है, आरबीसी पूछे 250 करना है, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? बेटा कमेंट नहीं आ रहा है, एक बार कमेंट का देखो, यहां तक कोई डाउट नहीं? आई थिंक अब अपना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है सर, मैसिविटी का हो गया सर, ऐसे ही अपन कम से कम 10 यूनिट देंगे एक दिन के अंदर। तीसरी परिभाषा और होती है, एक ये हो गई, दूसरी ये हो गई, थर्ड परिभाषा ये होगी है कि मोर देन 4 यूनिट ब्लड रिप्लेस, है ना, इन 1 आवर। हालांकि दोनों ही नहीं आएंगे सर, ये करेगा ये करे, फिर भी आया तो आपको ये वाला करना है, ये वाला, क्योंकि यूनिट हमेशा एग्जैक्ट वर्ड नहीं होता है। अब उम्र कुछ भी नहीं दिया होगा, एक पेशेंट है उसको मैसिविटी क्या मानोगे? अब आप लिखोगे सर मोर देन 10 यूनिट, तो ये सबके लिए नहीं है ना, ये तो सिर्फ एडल्ट के लिए है।
सिर्फ एडल्ट के लिए है ना। एक साल का बच्चा है, एक दिन का बच्चा है, क्या उसको तुम एक दिन में लगा दोगे 10 यूनिट? लेकिन ये तो आप सबके लिए डेफिनेशन सेम है। एक साल का बच्चा है, एक दिन का बच्चा है, 100 साल का आदमी है, सबके लिए मोर देन 50% रिप्लेस। जिसका ब्लड है उसका 50%। एग्जैक्ट परिभाषा ये रहेगी, बाकी ये भी परिभाषा सही है, उसको भी आप गलत नहीं कर सकते। जरूरी नहीं है कि ये आपको लिख करके याद है। समझ में आगे होंगे? एग्जैक्ट पहले वाला करोगे। यस। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सर आपने मैसिव बीटी किया है, मैसिव बीटी के बाद क्या देखने को मिलता है? ठीक है ना। तो नॉर्मल जो आपका ब्लड बैग होता है, उस ब्लड बैग की अगर बात करें, उस ब्लड बैग को मदर बैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? मदर बैग। इससे मदर बैग से छोटे छोटे कंपोनेंट बैग बनाते हैं। क्या बोलते हैं सर? कंपोनेंट बैग। इस कंपोनेंट बैग में पीआरबीसी भरते हैं, डब्ल्यूबीसी भरते हैं, प्लेटलेट्स भरते हैं, प्लाज्मा भरते हैं, क्रायो प्रेसिपिटेट भरते हैं। ठीक है ना। और किस मशीन से भरते हैं उसका नाम एफेरेसिस। क्या नाम है? एफेरेसिस। अब उसकी जो वैलिडिटी की बात आती है, कितने दिन तक वैलिडिटी होती है? अगर आपको पीआरबीसी की बात करें, आपको 42 डेज करना है। 4 डेज का मतलब होता है 6 वीक। आप हफ्ते याद कर लो, दिन ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जो पोस्टमार्टम का पीरियड होता है इतना होता है, शायद इतना ही होता है। मैं पीआरबीसी की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। और ये तब होता है जब सैगम यूज करते हैं, और आजकल सैगम ही यूज करते हैं। आजकल सैगम का मतलब होता है सलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज और मैनिटोल्स। ये एग्जाम में सब शॉर्ट फॉर्म आ चुकी है, सीपीडीए की और सैगम की। लिख दो, नहीं लिखा है तो। अभी हालांकि मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक एक चीज समझाऊं, लंबा हो जाएगा टॉपिक आपका। सलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज और मैनिटोल। एक सॉल्यूशंस होता है जो ब्लड बैग में पहले से भरा आता है। मार्केट से खाली बैग लाते हैं ना ब्लड बैग वाले, तब भरा हुआ आता है। उसका नाम बोलते हैं सैगम। सलाइन, एडेनिन, ग्लूकोज, मैनिटोल। अगर ये यूज कर रहे हैं 6 वीक, एक हफ्ता बढ़ जाती है। अगर आप खाली सीपीडीए यूज किया है, सीट्रेट लिख दो बड़ा, नहीं लिखा उसने। सीट्रेट, फॉस्फेट, डेक्सट्रोज और एडेनिन, ये सीपीडीए। तो बड़ा सीपीडीए में होती है 35 डेज, मतलब 5 वीक। 35 डेज का मतलब होता है सिर्फ 5 वीक, और 6 वीक यहां होती है सैगम के अंदर। गलत नहीं करोगे, दोनों में आगे तो आपको 6 वीक का करना है। पीआरबीसी स्टेज अप टू मैक्सिमम 6 वीक तक कर सकते हैं। मेंशन कर ले सीपीडीए में कितना होगा, 5 हफ्ते करोगे। बेटर होता है कि 1 हफ्ते तक वेस्ट ना हो, 1 हफ्ता और बढ़ जाती है। लेकिन मेरा होल ब्लड की बात करें, ध्यान देना, या खाली आपको ब्लड दे दे ओनली, क्या सर ब्लड की वैलिडिटी कितनी होती है? सर 35 डेज ही होती है, क्योंकि ब्लड के अंदर सीपीडीए होता है। सैगम सिर्फ आरबीसी में मिलाते हैं, नॉट होल ब्लड के अंदर। आया को समझ में? सिर्फ ब्लड के लिए आपको 5 वीक, आरबीसी के लिए 6 वीक, क्योंकि सैगम मिलाया है। नहीं मिलाया तो फिर आरबीसी के लिए 5 हफ्ते तो होने है। प्लेटलेट्स की बात करें 5 दिन होती है। प्लेटलेट्स की कितनी होती है सर? 5 दिन होती है, ठीक है ना, 5 डेज। यस। अब अपना जो क्वेश्चन ये था कि सर मैसिव बीटी आपने किया है, मोर देन 10 यूनिट तो रिप्लेस कर दिया है। तो ध्यान देना, जो आपका बैग था, बैग में पड़े पड़े सर आरबीसी डेक्स्ट्रा होती है, समझना क्या होती है सर? आरबीसी डेक्स्ट्रा होती है। और जब आरबीसी डेक्स्ट्रा होती है सर, पोटेशियम बाहर आता है। क्या आता है? पोटेशियम बाहर आता है। और अंदर यहां पर अपने सीपीडीए मिलाया था, सीट्रेट मिलाया था। ये सीट्रेट की जब टॉक्सिसिटी होती है सर, सीट्रेट क्या करता है? कैल्शियम बाइंडिंग नेचर है उसका, कैल्शियम को बाइंड कर लेगा, उसकी वजह से सर कैल्शियम कम पड़ जाएगा। ये दोनों नॉट सेट 2021 का क्वेश्चन यहां से आ गया। अब कैसे घुमा फिरा के आता है देख लो। हाइपर कैल्सिमिया, सॉरी हाइपर कैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया होता है। गलत नहीं करोगे। हाइपर कैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया क्यों होगा? शरीरा आरबीसी डेक्स्ट्रा होती है, आरबीसी सेल्स है, सेल्स के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पोटेशियम ही होता है, ठीक है ना। कैल्शियम कम क्यों पड़ेगा सर? सिट्रेट है उसके अंदर, वो बॉडी में जाएगा, बस वो कैल्शियम को हमेशा खींच लेगा। 2021 का दोनों क्वेश्चन आए थे यहां से, ठीक है। यस। दूसरा ये होता है, जब तक ब्लड बैग के अंदर ब्लड ढका हुआ होता है, एसिडिक नेचर का होता है। जब आपने खून डोनेट किया था, आपके ब्लड का पीएच 7.4 था, तो एक्चुअल में ब्लड का पीएच भी 7.4 ही रहेगा। आज कल जाकर वो 7.39 होगा, कम पड़ता है, बढ़ता नहीं है। ब्लड बैग के अंदर जमा हुआ ब्लड सर
पीएच कम पड़ती है। एसिड होता है, ध्यान देना, ब्लड बैग में रखा हुआ ब्लड एसिडिक नेचर का होता है। सेल टूटती है और सेल से हमेशा एसिड बाहर आता है, ध्यान देना। सेल के अंदर H+ भी होता है, जरूरी नहीं कि K+, H+ भी होता है, एसिडिक होता है, इसलिए ब्लड बैग रखा हुआ। अब इसे एसिडिक नेचर को अपन जब बॉडी में लगाते हैं उल्टा होता है। अब आप यहाँ पर गलती कर दोगे, अब है ना, बहुत सारे बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा कैसे रे अपन जब एसिडिक नेचर का ब्लड पेशेंट को लगाएंगे तो एसिडोसिस होगा, जबकि ऐसा नहीं है। ये जो सिट्रेट होता है ना, ये सिट्रेट लीवर में जाता है ना, सिट्रेट लीवर में आएगा, ठीक है ना। मैसिविटी में कॉमनली बात कर रहा हूं मैं, हालांकि यहाँ पर मोर देन ब्लड लगा रहे हैं तब लीवर में जाने के बाद ये सिट्रेट पता नहीं क्या क्या केमिकल रिएक्शन होती है अंदर के अंदर, और उसका एक एंड प्रोडक्ट बनता है HCO3-। ये उसका एंड प्रोडक्ट है, जितना सिट्रेट जाएगा उतना HCO3 बनेगा। तो बेचारा ये एसिड तो कम हो जाता है ना, और ये बहुत ज्यादा हो जाता है। आया कुछ समझ आपको? तो बाइकार्ब ज्यादा बन जाता है, तो मैं बाइकार्ब को प्रायोरिटी दे करके करता हूं। सर मैसिविटी आपने किया है, बाइकार्ब बढ़ेगा, और बाइकार्ब का नेचर कैसा होता है सर? एल्केलाइन नेचर होता है, और ये मेटाबॉलिक लीवर ऑर्गन है, नाम देंगे सर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस। गलत ना करें, जबकि बैग एसिडोसिस था, कोई बड़ी बात यहां से नहीं है। नेक्स्ट क्या हुआ भाई, तुम्हारे कमेंट्स क्यों आ रहे? बेटा ऑनलाइन वाले हैं ना, कमेंट्स 2 मिनट के लिए कुछ हो गया है, टेक्निकल एरर है, तो मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊंगा, उसके लिए सॉरी। कंटिन्यू क्लासेस चल रही है ना, बाद में आपका कोई डाउट है तो पुटअप कर लेना, क्लास होने के बाद मैं आपको आंसर कर दिया करूंगा। बेटा ये ऑनलाइन वाले, ये अपनी जो यूट्यूब पर क्लास रहती है बेटा सेव पड़ी रहती है, ध्यान देना। आप कभी भी इस क्लास को देख सकते हो यूट्यूब पर। आपको कुछ भी डाउट है तो क्लास ओवर होने के बाद आप उसके नीचे कमेंट कर देना, मैं आपको वहां पर आंसर दे दूंगा, जो भी अगर आपको कुछ डाउट है तो, ठीक है ना। अभी कमेंट नहीं आ रहे, कुछ टेक्निकल एरर है। यस, ये बेटा एम्स जोधपुर का क्वेश्चन है, 2017 वाली वैकेंसी का, 2017 वाली वैकेंसी का है क्वेश्चन कि जो सर एटी ट्यूब होती है उसको फिक्स कहाँ करते हैं, कौन सा कॉर्नर, राइट या लेफ्ट? गलत हो जाएगा, राइट और लेफ्ट कर दिया तो आंसर ओनली सर करोगे कॉर्नर ऑफ द माउथ। राइट और लेफ्ट की बात इसलिए मैंने की, अगर ये किसी कोई पेशेंट है, ठीक है ना, ये पेशेंट का कॉर्नर है, तो आप एटी ट्यूब को किसी भी कॉर्नर पे ऐसे यहाँ फिक्स करके लगाओगे या डोरी से बांधोगे, है ना, ये एटी ट्यूब आपकी, ये उसका माउथ है। ये 24 आवर्स तक ही रखते हैं, ध्यान देना। ट्यूब नहीं, कॉर्नर की बात कर रहा हूँ, कॉर्नर 24 आवर्स तक ही रखेंगे। आज यहाँ पर था, कल उसको यहाँ से चेंज कर देंगे। पर डे आपको 24 आवर बाद आपको इस कॉर्नर को चेंज करना है। क्यों करोगे सर? क्या हो जाएगा? टिश्यू नेक्रोसिस ना हो, लिप्स वाले टिश्यू खराब हो जाते हैं, तो टिश्यू नेक्रोसिस को करने के लिए, रोकने के लिए अपन उसको कॉर्नर ऑफ द माउथ को पर डे चेंज करते हैं। सेंटर में नहीं रखते हैं, पेशेंट ट्यूब बाइट ना हो इसलिए अपन यहाँ पर गुड़ेल लगा के रखते हैं। क्या रखते हैं? गुड़ेल। मोस्ट कॉमन अपन 4 नंबर का यूज करते हैं, रेड कलर का होता है, एक 3 नंबर का आता है, येलो कलर का भी होता है। मोस्ट कॉमन ये अपन यूज करेंगे, ठीक है ना। लगाते समय उसको क्या करते हैं, फेस अप रखते हैं, ध्यान देना। इंसर्ट करते समय ये फेस के अप रहेगा, जो डाउन साइड का एंगल, और ये पूरा इंसर्ट करने के बाद रोटेट करते हैं 180 डिग्री। ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। गुड़े लगाते समय उसका नीचे वाला पार्ट अप लगाते हैं, फिर लगाएंगे, पूरा जाने के बाद फिर 180 डिग्री जो ऊपर वाला वापस नीचे लाएंगे, ये रोटेट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहेगा आपका। दूसरा जो एटी बेटा सेंस करते हैं, ये तो कॉर्नर सेंस की बात हो गई। एटी अपन सेंस करते ही नहीं है, पहली बात तो ये एटी सेंस नहीं करते नॉर्मली। ब्लॉक होती है तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे। ईटी को अपन रिमूव ही करते हैं, है ना। मतलब कब तक रखेंगे बेटा? टाइम रखना है 10 to 14 डेज, 10 से 14। इसका मतलब ये है कि सर मोर देन 14 कभी यूज नहीं करेंगे। मैक्सिमम टाइम पूछे 14 डेज करना है। उसके बाद पेशेंट को अगर ठीक नहीं हुआ है तो भी ईटी को निकाल के टीटी कर दो, फिर आप ईटी को निकाल के टीटी पे ले आइए। वरना अगर आपने 4 डेज का मतलब होता है 2 वीक्स, तो बेटा रेंज लिखोगे सिर्फ 1 to 2 वीक्स। दिन में है 10 to 40 डेज, वीक में है 1 to 2 वीक्स, मैक्सिमम 2 वीक्स, मैक्सिमम 14 डेज। सर उसके बाद भी अगर आपने ईटी को रख दी तो क्या हो जाएगा बेटा? ये लैरिंग्स को डैमेज कर देगा। लैरिंग्स आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स, आल्सो नोन एज वोकल कॉर्ड, ये वोकल कॉर्ड को कंप्रेस करता है, वोकल कॉर्ड खराब हो जाएगी, पेशेंट जिंदगी भर के लिए बोल नहीं पाएगा। तो वोकल कॉर्ड को डैमेज,
लैरिंग्स को डैमेज बचाने के लिए अपना उसको उसके नीचे हॉल कर देते हैं। तो ट्रेकेस्टोमी हमेशा लैरिंग्स को बचाती है, सेव करती है। 1 साल 10 साल बाद भी आप टीटी से हटाओगे, पेशेंट बोलना शुरू कर देगा, क्योंकि लैरिंग्स उसका सेफ है, कंप्रेस नहीं कर रहा है। तो लैरिंग्स को प्रिवेंट करने के लिए इट इज नॉट यूज मोर देन 2 वीक्स, 14 डेज। नेक्स्ट, बड़े आगे यहां से, द वर्ड फ्लोटिंग मीन्स, सब सब्जेक्ट के मिक्स से पता लगेगा कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, कि एक पर्टिकुलर टाइम पढ़ने का नहीं है। मैं पहले बता रहा हूं, किसी एक टॉपिक को लेकर के मैं पूरे दिन 2 घंटे की क्लास सिर्फ एक टॉपिक पे पढ़ाऊं। वर्ड फ्लोटिंग्स है ना, बहुत अच्छा मेंस है, एग्जाम में आया हुआ भी है, और ये भी पूछा था कि फ्लोटिंग जो मैनर्स होता है, फ्लोटिंग मैनर्स कैसा है। यहां से क्वेश्चन ये आया था कि एक नर्स, यस बेटा, अभी कमेंट आ रहे हैं, यस ऑनलाइन वाले, अब कोई डाउट आप कर सकते हो। अरविंद जी शानदार, थैंक यू बेटा। यस फ्लोटिंग में बेटा देखो क्वेश्चंस कैसे आया था, एग्जामिनर ने ये पूछा था कि एक नर्स से, समझना मैं क्वेश्चन को नया क्वेश्चन लिख रहा हूं दूसरा, एक नर्स है जो कि लेबर रूम में काम कर रही है, कहां काम कर रही है, कब से काम कर रही है सर, 2 साल से एक ही वार्ड में काम कर रही है, क्योंकि नौकरी लगे हुए 2 साल हुए भी तो भाई, है ना, तो 2 साल से एक ही वार्ड में काम कर रही है। उसके पास कोई मैसेज आता है कि इमरजेंसी के अंदर, मैं शॉर्ट क्वेश्चन लिख रहा हूं ना, मेन टॉपिक, इमरजेंसी के अंदर कोई मास कैजुअलिटी हुई है, क्या हुआ है, मतलब 10 15 20 लोग एक्सीडेंट होकर के आए हैं, वहां स्टाफ की कमी पड़ रही है, ठीक है ना, आपको वहां पर जाना है, ठीक है ना, आपको नौकरी लगे हुए 2 ही साल हुए हैं, आपको इमरजेंसी का एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आपकी नौकरी लगे हुए 2 साल हुए, 2 साल से लेबर में काम कर रहे हो, आपको यह भी पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं और कैसे बाहर आते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस नहीं है यहां पर, आपको ऑर्डर मिला वहां जाना है मास कैजुअलिटी के अंदर, इमरजेंसी देखी भी नहीं है जिंदगी में, होती कैसी है, नर्स क्या करेगी। क्वेश्चन समझ गए होंगे आपको। पहला ऑप्शन क्या जाएगी, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। दूसरा, क्या रिफ्यूज करेगी, नहीं जाऊं मैं तो। तीसरा ऑप्शन ए बी सी, इन्फॉर्म इंचार्ज, डी ऑप्शन, ठीक है ना, नहीं ऑल नहीं, ऑल कैसे आएगा, ना। एक बात और रट लो, है ना, जय माता दी कैसे लगाया जाता है एग्जाम के अंदर, और लगेगा कि किसी भी एग्जाम के अंदर, ध्यान देना, किसी भी ऑप्शन के अंदर मैं बता रहा हूं 99.9% सही है आंसर, कोई भी ऑप्शन नहीं पता कुछ भी आपको, आप मैथ्स साइंस के बच्चे हैं, कुछ जीके का क्वेश्चन आ गया, कॉमर्स का क्वेश्चन आ गया, और आ जाता है, कोई भरोसा नहीं है, 5 क्वेश्चन आएंगे अपने ऐसे, इंग्लिश के और आते हैं ना, मतलब मैं बता रहा हूं ऐसा कोई क्वेश्चंस जो आपको नहीं पता। नर्सिंग के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो आते हैं एग्जाम में, ठीक है, तो वहां पर ऑप्शन ए बी सी डी, हालांकि मैं ट्रिक आपको बताऊंगा 9 या 10 सितंबर को, ध्यान देना, एक नहीं अभी बता रहा हूं, मतलब बहुत सारे ट्रिक, अभी तो एक बता रहा हूं, 9 या 10 सितंबर को मैं क्लास लूंगा एग्जाम में तुक्का कैसे मारे, 9 या 10 सितंबर को मेरी क्लास आएगी, आधे घंटे की वीडियो आएगा यूट्यूब पर, पहले बता रहा हूं, यूट्यूब पर एक वीडियो आएगा, बहुत इफेक्टिव होगा, बहुत हेल्पफुल रहेगा। अभी मैं एक ट्रिक याद कर लो, आज की बड़ा बातें नहीं, एक ट्रिक याद कर लो, किसी भी ऑप्शन के अंदर जब आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं और इस 4 में से 2 ऑप्शंस, ये तो बोल रहा है सर इंक्रीज और ये बोल रहा है डिक्रीज, मेरी बात समझो, कि एक पेशेंट है हार्ट फेलियर का है, बीपी क्या होगी, कम या ज्यादा, एक क्वेश्चन है हार्ट फेलियर का, कोई भी दे देगा, बीपी क्या होगी, पहला ऑप्शन हाइपोटेंशन, दूसरा ऊपर हाइपरटेंशन, 99.9 बोल रहा हूं आंसर इसमें सही है, आंसर इसी में से ही है सर, कोई भी 2 ऑप्शंस और दोनों अलग बात बोल रहे हैं, बोला कि नहीं घटेगी, बोला नहीं बढ़ेगी, ये घट रही है ना, जीत उनकी ही होगी, सी और डी फालतू है। तो आई थिंक ऐसे क्वेश्चन में आपको दिमाग सिर्फ इस 2 पे फोकस कीजिए, तो कम से कम इसमें तो आपको फोकस नहीं करना ना, मेरी बात समझो, कम से कम आपके 2 क्वेश्चन वैसे आप गए, जैसे आप वो देखते हो कोई बनेगा करोड़पति, बोला क्या करना 50-50, 2 में से फिर भी आपका जो ज्यादा वैल्यू क्या है इसमें से, और ऐसे एग्जाम में हमेशा तुक्का मार दिया करो, जो भी है ना देखा जाएगा क्या होगा, क्योंकि आपके 2 तो वैसे कट गए हैं। तो कभी हाइपो हाइपर या ब्रेडी टेकी होता है, ब्रेडी कार्डिया टेकी कार्डिया, आंसर उसमें से ही है, ब्रेडी पनिया टेकी पनिया, आंसर उसमें से ही है, हीमोग्लोबिन घटेगा बढ़ेगा, ये सार घटेगा बढ़ेगा, एक ही क्वेश्चंस के किसी ऑप्शन में 2 वर्ड अपोजिट बोल रहे हैं, जीत उनकी ही होती है, ये एनक्लेस में खुला लिखा हुआ, ध्यान से पढ़ोगे तो स्टार्ट के पेज के अंदर ही, फिर बाद में सब्जेक्ट फंडामेंटल शुरू होती है, वो आगे 50-100 पेज है ना, वो फालतू नहीं है, बहुत काम के, लेकिन वो पढ़ते कहाँ है, पहले पंच कर देते हैं, ये तो पढ़ने नहीं है, उसके बाद शुरू होती है सब्जेक्ट्स,
वहां पर ये सब चीजें लिखी हुई है, ठीक है ना। दूसरा, जैसे अभी आपने बोला डी में लिखने से पहले बच्चों ने बोला ऑल ऑफ अबव, मतलब किसी, हाँ, तो जब ध्यान देना, जब आपके एक ही, ये तो एक तुक्का हो गया, दूसरा तुक्के में अगर बात ये करते हैं अपन, किसी भी ऑप्शन में अगर ए पॉइंट और बी पॉइंट अगर सेम बात बोल रहे हैं, लगभग लगभग सेम बात बोल रहे हैं, तो उसमें ऑल ऑफ, सी भले नहीं बोल रहा है, सी भले ही वो सेम बात नहीं बोल रहा है, एक ही बात को बोल रहे हैं। जैसे कि एक पेशेंट को लिवर डिजीज है, क्या सिम्टम आएंगे, पहला बोलेगा सर उसको कि एनोरेक्सिया होगा, दूसरा बोला सर उसको कि भूख नहीं लगेगी या कम लगेगी। वर्ड देखो, सेम बात बोल रहे ना, इसका आंसर डी होगा। इसका मतलब आंसर अगर ऑल ऑफ है तो। तीसरा बड़े, तीसरा आ गया वीकनेस, माना कि पहला ऑप्शन आपने क्या लिखा सर एनोरेक्सिया, सेकंड पढ़ा आपने क्या लिखा सर डिक्रीज, इंक्रीज नहीं, ऐसे होगा ना, डिक्रीज एपेटाइट। अब किसी को पता है तो ठीक है, वरना नहीं पता क्या पता कि इसको ये बोलते हैं। मेरी बात सुनो, अब तीसरा सी पॉइंट वीकनेस, अब इसका ऐसे कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है आई थिंक, और वैसे रिलेशन है, वैसे नहीं है, उसकी वॉमिटिंग बोल दे, डायरिया बोल तो भी मान लेना है अपन को, क्योंकि जब ऑप्शन डी है तो आंख बंद करके आंसर डी टिका दो, सही आंसर है आपका, आंसर सही है, ठीक है। अब आंसर डी नहीं है, ध्यान देना, आंसर डी में ऑल नहीं है, ध्यान देना, और आंसर डी में ये बोल दिया जॉइंडिस। अभी सर आपने बताया कि दो ने सही बात बोल रहे हैं ना, तो तीसरे को मान के चौथे को राइट कर लो, मतलब ऑल अप भर दो। अब ऑल अप नहीं आता है कि कोई लीवर का पेशेंट, कोई भी पेशेंट मान लिया, क्या सिम्टम आएंगे, तो अगर तीनों सही बात बोल रहे हैं तो अकेले की जीत होगी। तीनों से, ये हकीकत नॉस्ट में सब लिखा हुआ, उसमें एनकस में लिखा हुआ बेटा, ऑनलाइन वाले, अगर तीनों सही बात बोल रहे हैं, लगभग ऐसी बोल रहे हैं, अकेला जीतेगा, अगर ओला पे वो नहीं है तो। ये आप देखना बहुत सारे क्वेश्चन के अंदर ऐसे आंसर होते हैं, समझे, जब कुछ भी नहीं आता तब ऐसे तुक्के मारा करो, ठीक है। चलो, तो यहां पर आप बोल रहे सर क्या इमरजेंसी में आपको सूचना मिली है कि पेशेंट जाना है, क्या जाएगी, मना करेगी, इंचार्ज को इन्फॉर्म करेगी, या सेंड टू सीनियर स्टाफ, अपन से जो सीनियर स्टाफ जिसको नॉलेज है इमरजेंसी का उसको भेजेगी। बताओ अब क्या करोगे आप, इन्फॉर्म करोगे जाएगी, तो आपको ऐसे कोई भी कंडीशंस के अंदर जाकर के चुपचाप ज्वाइन करना है। क्यों, जब जिस दिन आप पहले दिन नॉर्थ सेट पास करके इस बार एम्स में आओगे, जोधपुर के या जो भी आपके पास घर में एम्स में जाओगे, वहां जिस दिन आपको सीएनओ आपके इंचार्ज ज्वाइनिंग देंगे और आपको बोलेंगे आपको लेबर में जाना है, आपको इमरजेंसी में, आपको ट्रॉमा में, आईसीयू में, ओटी में, डायलिसिस में, सब मुझे डायलिसिस नहीं आता, मैं तो नहीं जाऊँ, घर जाओ भाई, यही बोलेंगे आपसे, और क्या, जब काम नहीं आते तो। यू आर ए रजिस्टर्ड नर्स, और रजिस्टर्ड नर्स का मतलब होता है आपको सब वार्ड का सब काम आता है। जिस दिन आप लेबर में गए तो बोला मुझे लेबर नहीं आता, क्यों, पता है उस दिन अगर मना करेंगे तो नौकरी से निकाल देंगे, इसलिए सुबह जाकर ज्वाइन कर लिया है। तो आपको हमेशा उसको ज्वाइन करना है। इस टर्म्स को बेटा बोलते हैं प्लॉटिंग्स, इसी वर्ड को क्या बोलते हैं, प्लॉटिंग्स, मतलब ओवर स्टाफ से अंडर स्टाफ। दो वार्ड है, एक वार्ड में 25 स्टाफ है, 25 पेशेंट है, दूसरे में 5 पेशेंट है, उसका पेशेंट छुट्टी हो गया, नहीं आए पेशेंट, स्टाफ 10-10 है, तो क्या इंचार्ज दोनों में बराबर रखेगा क्या, स्टाफ को क्या करेगा, एक वार्ड में 25 है, एक में 5 है, स्टाफ क्या करेगा, वो इंचार्ज आपका, जहां ज्यादा स्टाफ है उसको बोला कि तुम वहां करो, तो बराबर काम बांटता है ना। तो कई बार पेशेंट स्टाफ रेशियो बिगड़ जाता है किसी कंडीशन की वजह से, तो वहां पर स्टाफ का, उनको पता है कि वहां बैठे बैठे गप्पे मार रहे हैं, तो उनको काम में लगाओ। तो पेशेंट का स्टाफ का एक्सचेंज वर्ड नहीं बोलेंगे, यहाँ पर एक्सचेंज नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, प्लॉटिंग्स, ओवर स्टाफ से अंडर स्टाफ। तो आंसर क्या रहेगा बेटा, बी। अब क्वेश्चंस, फ्लोटिंग इज द कैसी टेक्निक है, एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल, आप एक्सेप्ट किया ना, तो फ्लोटिंग वर्ड इज द एक्सेप्टेबल मैनर, आपको एक्सेप्ट करना है जब भी फ्लोटिंग का ऑर्डर आता है। तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पर क्या करते हैं सर, इन्फॉर्म टू डॉक्टर, सॉरी इंचार्ज, बहुत सारे बच्चों का मैं बता रहा हूँ आंसर, और बहुत सारे बच्चे करते हैं सेंड टू सीनियर स्टाफ। सीनियर को क्यों भेजना जब आपको मिला है, और जब आप, ये तो दिमाग में आता है क्यों है, इन्फॉर्म इंचार्ज, आपको सूचना दी किसने है, फिर उसको वापस बोलोगे सर वहां मास कैजुअल्टी हुई है, बोलोगे हाँ बेटा तुम मुझे सिखा रहा है आपको, हाँ भाई आपको इंचार्ज ने सूचना दी, आपको जाकर ज्वाइन करना है। यस, नेक्स्ट बेटा आगे बढ़े यहां से, तो आंसर आपको ओवर स्टाफ टू अंडर। कलर डिस्कलरेशन अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ इज नॉन एज,
डेथ के बाद कॉमनली 4 चीजें चेंज होती है ना, वो आपकी होती है PARL। सीक्वेंस याद कर लो, एक क्वेश्चन यहां से बन जाएगा। PARL है ना, 4 है। P का मतलब होता है बेटा पैलर मोटिस, पैलर मोटिस। A का मतलब होता है अलगार मोटिस। R का मतलब होता है राइगर मोटिस, और A का मतलब होता है लाइवर मोटिस। ये 4 मोटिस होता है। पैलर का मतलब होता है येलो कलर की स्किन पड़ जाएगी, ये शुरू होती है 15 मिनट के अंदर। येलो कलर की बात आए सर पैलर करना है। उसके बाद आपको आता है अलगार मोटिस, 30 मिनट बाद ये शुरू हो जाती है अलगार मोटिस। अलगार मोटिस का मतलब क्या होता है सर? कलर डिस्क्रेशंस, ब्लू कलर की बॉडी पड़ना शुरू होती है, उसको बोलते हैं अलगार मोटिस। तो आपका आंसर रहेगा सर अलगार मोटिस, है ना। सॉरी बेटा, यही मैं उल्टा लिख दिया। अलगार का मतलब टेम्परेचर होता है, सॉरी क्या होता है? टेम्परेचर, तापमान में कमी पड़ना, वो आपका अलगार है। ये तापमान हाथों शुरू होता है, और जो अलगार की सीक्वेंस होती है ना टेम्परेचर की, सर टेम्परेचर डिक्रीज कैसे होता है? ये स्टार्ट के अंदर 1.4 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर और टिल 12 आवर तक। डेथ होने के बाद फर्स्ट 12 घंटे में 1.7 डिग्री फ़ारेनहाइट पर आवर के हिसाब से कम होता है, और जैसे 12 घंटे पूरे हो गए, आफ्टर 12 आवर्स के बाद आधा हो जाएगा। आधा करो, 0.7 डिग्री फ़ारेनहाइट है ना पर आवर डिक्रीज होता है, हर आवर इतना कम होता रहेगा, उसको बोलते हैं सर अलगार मोटिस। और ये कंटिन्यू प्रोसेस होता रहेगा ठंडा, जितना बॉडी ठंडी है इसका मतलब डेथ इतनी पहले हो चुकी है, इतनी पहले हो चुकी है, समझ गए ना, नॉर्मल। तीसरा आता है आपका, ये पहला है, ये बड़ा उल्टा नहीं करोगे। सेकंड स्टेप, सॉरी फर्स्ट सेकंड थर्ड। थर्ड का मतलब होता है राइगर मोटिस। राइगर को बोलते हैं रिजिडिटी। क्या बोलते हैं? रिजिडिटी, मतलब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस। क्या करोगे सर? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, रिजिडिटी बोलेंगे। मसल्स टाइट होती है, कड़क हो जाती है, ठीक है ना, एटीपी नहीं बनती, वहां पर डेथ हो जाती है उसी वजह से। और ये कई बार आता है कि जो रेगर फर्स्ट सेन, ध्यान ना, सबसे पहले कहां देखने को मिलेगा? आपको करना है जाम मसल्स। कहां करना है? जाम मसल्स। दूसरा क्वेश्चन आता है कि रेगर फर्स्ट अपीयर, ध्यान देना, अब फर्क क्या है? दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? रिगर फर्स्ट सीन देखने को कहां मिलेगा? लोअर जा में। जबड़ा बंद है तो बंद रहेगा, खुला तो खुला रहेगा। टाइट होता है सबसे पहले, आपकी आंखें देख लेगी कि जबड़ा उसका फिक्स हो गया, मर चुका है मतलब, ठीक है ना, आधे घंटे बाद शुरू होता है ये, ठीक है। दूसरा आपको जो फर्स्ट अपीयर की बात आती है तो ये होता है आपका आईलिड। सबसे पहले आईलिड में शुरू होता है, लेकिन दिखती नहीं है कि छोटी सी मसल से आपके आईलिड। तो आईलिड में सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का, खुले तो खुली रहेगी, बंद तो बंद रहेगी, लेकिन अपन का इतना ध्यान जाता नहीं कि ये छोटा ऑर्गन है, ये बड़ा ऑर्गन है। फर्स्ट अपीयर ये अपना रिगर मोटिस, आईलिड्स, अपर आईलिड्स है ना, अपर करना आपको। और फर्स्ट सीन आपको कहां दिखा? सर लोअर जा। गलत नहीं करोगे, तो जो अपर वाला है सर पहले आएगा, लोअर वाला बाद में आएगा, ठीक है ना। उसको बोलते बेटा राइगर मोटिस। और लास्ट मोटा PARL, ये सीक्वेंस है ना, ये सबसे लास्ट में होता है, उसको बोलते हैं लाइवर मोटिस। सॉरी लाइवर का मतलब होता है यहां पर साइनोसिस, ब्लूइश कलरेशंस, बॉडी ब्लू कलर। और बड़ा ये शुरू होती है 2 आवर बाद, 2 आवर बाद। और 2 से 8 आवर तक क्या होगा? टेम्परेरी साइनोसिस, जानना। 2 से 8 आवर बाद ऐसे आप बैलेंस करोगे ना तो साइनोसिस गायब होगा। ऐसे दबाया बॉडी को, ब्लू था गायब हो गया, है ना, वापस आ रहा है लेकिन गायब हो रहा है, तो इसका मतलब ये 8 घंटे नहीं हुए हैं। और आपने दबा रहे हो, साइनोसिस है, नो सेंस, कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है, बॉडी को मरे हुए 8 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आफ्टर 8 आवर्स, मोर देन 8 आवर्स, परमानेंट साइनोसिस। आई थिंक समझ गए होंगे। 2 घंटे बाद शुरू होता है, 2 से 8 तक टेम्परेरी साइनोसिस, मोर देन 8 आवर सर परमानेंट साइनोसिस। बोलो यहां तक किसी को कुछ डाउट? यहां तक कुछ डाउट है तो कुछ बोल सकते हो आप लोग। याद रख लोगे सीक्वेंस PARL, पैलर मोटिस, अलगार मोटिस, रिगर मोटिस, लाइवर मोटिस। पैलर मतलब पीलापन, येलो कलर, ए मतलब अलगार तापमान, कैसे भी याद कर लो इस टर्म को,
कई बार मैं भी भूल जाता हूँ, अलगार को तापमान बोलते हैं या ब्लू कलर बोलते हैं। और आर मतलब रिजिडिटी कॉन्ट्रैक्शंस, एल मतलब लाइवर मोटिस साइनोसिस ब्लू कलर। अब क्वेश्चन क्या है सर, कलर डिस्कलरेशन अकर इन द बॉडी आफ्टर डेथ, क्या बोलोगे उसको? टाइगर, लाइवर। लाइवर का सेकंड नाम लिविडिटी भी बोलते हैं उसको, है ना, LIVIDITY, लिवर मोटिस आल्सो नोन एज लिविडिटी। यस बेटा, राहुल वर्मा जो 5वीं स्टेज आती है ना पुट्रिफिकेशन, वो तो होता है मतलब मिल जाना, उसके बाद स्केलेटन और आती है पुट्रिफिकेशन के बाद, स्केडल कंकाल बच जाता है लास्ट में, तो वो फालतू स्टेप होती है बाद वाली, ठीक है ना। एक उसके पहले और आती है डिकम्पोजिशन, है ना, बैक्टीरिया गैस भर जाएंगी और पेट फूल जाएगा, डिकम्पोजिशन, है ना। वो अपने एग्जाम में आने वाले नहीं है, ये तो 4 के बाद आपकी 5वीं अगर याद करो फालतू में, क्या मतलब डिकम्पोजिशन, बैक्टीरिया भर जाते हैं, गैस बनेगी, पेट फूल जाएगा, बदबू आनी शुरू होती है, वो तो बाद में होती है ना, आज मरने के बाद कल या परसों बदबू आती है, 2 दिन बाद बदबू आती है, जानवर मरा था हाथों बदबू कहाँ आती है उसके अंदर, ठीक है ना, तो उसको अपन डिकम्पोजिशन बोलते हैं। फिर एक आती है प्यूट्रिफिकेशन, वहाँ एंजाइम ग्रो करेंगे, और लास्ट में होती है स्केलेटल, सिर्फ हड्डियों का ढांचा बन जाएगा आपका लास्ट में 10 दिन बाद 15 दिन बाद, तो ये एग्जाम में आती नहीं है हालांकि, और ये हमेशा आती है PARL। नेक्स्ट, the type of fever in which the temperature fluctuates more than 2 degrees centigrade, all above the normals, more than 2 degrees आएगा और नॉर्मल से ऊपर रहेगा ड्यूरिंग ए 24 आवर्स पीरियड। ये बड़े कंफ्यूजिंग सवाल करते हैं टेम्परेचर वाले, बड़े कंफ्यूजिंग है, नहीं पढ़ोगे तब समझोगे बहुत इजी है, ठीक है ना। 2 तापमान ऐसे होते हैं सर जो नॉर्मल से ऊपर रहेंगे, 2 तापमान जो नॉर्मल पे रहेंगे, टोटल 4 तापमान याद कर लो। 2 नॉर्मल से ऊपर रहेंगे, 2 नॉर्मल पे टच करेंगे। जो नॉर्मल से ऊपर रहेंगे वो होता है कंटिन्यूस, क्या होता है? कंटिन्यूस। कंटिन्यूस तापमान उसको बोलेंगे सर, एक तापमान आ गया, आने के बाद वो अपने बस इसी रेंज में रहेगा, ये रेंज 2 डिग्री से कम है, ये 101 मानिए, इसको 102 मानिए, उसको 103 मानिए, 101 और 103 के बीच में अगर घूम रहा है पूरे दिन भर, नॉर्मल ये 98 है सर, ये 97 है। बुखार सुबह शुरू हुआ, पूरे दिन भर इसी 2 डिग्री में एक नैरो रेंज में दिन भर घुमाए, शाम तक वो घर नहीं आ सका, नाम दिया मैंने कंटिन्यू फीवर या कांस्टेंट फीवर। कंटिन्यू आल्सो नोन एज कांस्टेंट। परिभाषा क्या लगोगे सर? ऐसा फीवर जो नॉर्मल के टच नहीं होता लेकिन मोर देन 2 डिग्री रहेगा, सॉरी लेस देन 2 डिग्री, लेस देन 2 डिग्री बट डू नॉट रीच नॉर्मल, कांस्टेंट कंटिन्यू, ठीक है। उसका उल्टा एक होता है रेमिटेंट्स। क्या होता है? रेमिटेंट। रेमिटेंट भी सर ऐसा कैसा होगा जो नॉर्मल तो नहीं आएगा बट मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट रेंज रहेगी, मोर देन 2 डिग्री। इसका मतलब मैं रेमिटेंट की इमेज बनाऊं सर, रेमिटेंट की ऐसे बनेगी सर, ये बुखार आ गया, क्या फर्क है लाल और ग्रीन के अंदर? सर लाल भी नॉर्मल नहीं आ रहा, रेड भी नॉर्मल नहीं आ रहा, तो दोनों की परिभाषा लिखोगे सर डज नॉट रीच नॉर्मल। इसमें लिखा हुआ है ऑल अबव नॉर्मल, इसका मतलब यही है ऑल अबव नॉर्मल, जो भी तापमान था सब ऊपरी था सर, सब ऊपरी है। अब एक सर लेस देन 2 डिग्री है, एक मोर देन 2 डिग्री है। लेस देन 2 डिग्री होता है सर, वो होता है कांस्टेंट कंटिन्यू फीवर, बस एक ही रेंज में घूम रहा है। रेमिटेंट बढ़ेगा घटेगा, नॉर्मल वो भी नहीं आएगा लेकिन रेंज बहुत ज्यादा है, कभी 105, कभी 103, कभी 99, नॉर्मल के टच नहीं होगा। फर्क आ गया समझ में? तो ये क्या बोल रहा है परिभाषा में सर? फ्लक्चुएट का मतलब होता है ऊपर नीचे होना, मोर देन 2 डिग्री। मतलब आंसर क्या करोगे बताओ सर? आंसर बताइए क्या करोगे? अरे कॉपी पेस्ट ना करें, अपने दिमाग से बोले सर। मोर देन 2 डिग्री है रेमिटेंस, लेस देन 2 डिग्री है कांस्टेंस, ठीक है ना। रेमिटेंट का मतलब मैंने आपको याद भी कराया था, रहना तो दूर। रेमिटेंट का मतलब रहना तो दूर, बहुत दूर रहेगा, आने की कोशिश करेगा वापस दूर जाएगा, आने की कोशिश कर रहा है ये उसको रिजेक्ट कर रही है, वापस भाग रहा है, ठीक है ना। कांस्टेंट का मतलब भी वही होता है सर, स्थिर अवस्था, उसको हिंदी में कांस्टेंट का मतलब स्थिर होता है। तो इट लाल कलर कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की परिभाषा क्या लिखोगे सर आप? कांस्टेंट की परिभाषा नॉर्मल आएगा सर, कांस्टेंट नॉर्मल आता है
यस या नो? कांस्टेंट भी नॉर्मल नहीं आता है, डज इट नॉट रीच नॉर्मल। दोनों की खासियत यही है, कांस्टेंट और रैमिटेंट। ये देखो ना इमेज में, क्या ये 96 पे टच हुआ क्या? कांस्टेंट भी नॉर्मल नहीं आता है, बट जो कांस्टेंट की रेंज होती है वो लेस देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट होती है। दोनों परिभाषा में सिर्फ इसका फर्क है, ये एरो ऐसे कर रहा है, ये एरो ऐसे कर रहा है, बस इतना सा वेरी होता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। दोनों नॉर्मल नहीं आते हैं, कांस्टेंट्स लेस देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा सुबह और शाम के अंतराल में, रैमिटेंट मोर देन 2 डिग्री फ़ारेनहाइट रहेगा। नेक्स्ट, ठीक है ना, दो हो गए आपके। रिकरंट और रिलैप्सिंग एक ही होते हैं, ये अलग नहीं है। इसका आंसर हालांकि क्या जाएगा आपका? रैमिटेंट है ना, आंसर भी है। रिकरंट और रिलैप्सिंग को भी देख लो। रिकरंट और इंटरमिटेंट ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। रिकरंट का मतलब होता है, एक मिनट है ना, रिलैप्सिंग। रिलैप्सिंग का मतलब होता है रिकरंट एपिसोड ऑफ फीवर। एग्जाम पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन आया ये। रिलैप्सिंग का मतलब होता है रिकरंट एपिसोड ऑफ फीवर, बार बार बुखार आना। बार बार का मतलब यहां पर आवर से नहीं है, दिन से है। किससे है? दिन से। इंटरमिटेंट का मतलब होता है कि सर ऐसा बुखार जो कि नॉर्मल को टच करेगा, नॉर्मल को टच कम से कम दिन में एक बार। ऐसा बुखार जो दिन में एक बार यहां पर आ रहा है, वापिस ऊपर भागेगा एक, लेकिन एक बार तो कम से कम आएगा। वो उसके मोर देन 1 भी हो सकता है। मैं बोल रहा हूं कम से कम दिन में एक बार नॉर्मल को टच करेगा। क्या कहलाएगा सर? इंटरमिटेंट। और फिर रिलैप्सिंग में फर्क क्या रहा? सर रिलैप्सिंग वो बुखार होगा जो आज तो टच नहीं करेगा, आज टच नहीं करेगा, कल टच करेगा। इसकी मैं इमेज बना दूं वापस इसी पिक के अंदर। ये पहले मिटा रहा हूं मैं आपको। ये कांस्टेंट था, लाल कलर नॉर्मल में आया, छोटे रेंज में है। ग्रीन कलर का सर रैमिटेंट था, नॉर्मल में आया, मोर देन 2 डिग्री है। ठीक है, उसको मिटाने के बाद मैं आपको समझाऊं। बेटा इसने अगर थ्योरी ली है ना पूरी आपकी, तो थोड़े अच्छे से समझ में आएंगे, वरना अगर आप बिल्कुल फ्रेश रहो तो भी थोड़ा कौन से रहना पड़ेगा आपको इस टॉपिक के अंदर। रिलैप्सिंग्स और इंटरमिटेंट। सर इंटरमिटेंट वो बुखार होगा जो एक बार बढ़ने के बाद, अपनी रेंज करने के बाद दिन में कई की बार एक बार तो इस लाइन को टच करेगा भले वापस वो आगे बढ़ जाए। मोर देन 1 भी इस लाइन को टच कर सकता है। ऐसा कोई इमेज आ जाए, इस बार इमेज आई थी, क्या आया था क्वेश्चन आया था 2021 में शायद, इमेज बेसिक क्वेश्चन आया था नॉर्थ उसमें टेम्परेचर का। तो अगर आपको 98.6 की लाइन पे कोई भी अगर आपको फीवर की पैटर्न्स नीचे आती हुई दिखती है, आंसर आंख बंद करके करना है सर आपको इंटरमिटेंस। क्या करोगे? इंटरमिटेंस। दिन में मतलब एक बार तो मिनिमम बता रहा हूं, एक बार तो टच करेगा, फिर वापस बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर रिलैप्सिंग क्या होगा? रिलैप्सिंग का मतलब होगा, मैं ग्रीन कलर से करूं, रिलैप्सिंग सिर्फ वो फीवर होगा जो आज नहीं आएगा, कल या परसों आएगा। 2 दिन बुखार रहता है, 2 दिन नहीं रहता, वापस 2 दिन बाद वापस बुखार आएगा, जो मलेरिया में होता है। ठीक है ना, ये आपका कितना पे रहेगा? दूसरे दिन। ये आपका फर्स्ट डे पूरा हो गया, दूसरे दिन नीचे आएगा। तो इसका मतलब आपके सामने 2-3 दिन का पैटर्न्स होगा। ऐसे पैटर्न्स 2-3 दिन का होगा, और फिर आपको 2 दिन बुखार, फिर 2 दिन नहीं, 2 दिन। ये 3 दिन भी हो सकता है, ये 4 दिन भी हो सकता है, 1 दिन भी हो सकता है। मतलब एटलीस्ट वो 24 घंटे तो नॉर्मल नहीं आएगा। क्या फर्क रहा इंटरमिटेंट और रिलैप्सिंग में? दोनों ही सब नॉर्मल तो आते हैं, अपने घर पर तो आएंगे। रिलैप्सिंग्स मोर देन 24 आवर में आएगा, इंटरमिटेंट लेस देन 24 आवर में आएगा। ठीक है ना, तो क्वार्टरियन, टर्सरियन और क्वार्टन बोलते हैं रिलैप्सिंग फीवर को। 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, 4 दिन छोड़ के बुखार आता है। 4 दिन आएगा, वापस 1-2 दिन नहीं आएगा, फिर वापस 4 दिन बाद बुखार आएगा, वापस 1-2 दिन बुखार रहेगा, 4 दिन बाद वापस आएगा। ऐसा कॉमनली मलेरिया के अंदर देखने को मिलता है, इस टाइप का फीवर की। कैसा? रिलैप्सिंग्स। ये मलेरिया का पैटर्न है, और उसकी जो स्टेज होती है वो होती है कोल्ड हॉट स्वेटिंग, ठंडा गर्म पसीना, कोल्ड हॉट स्वेटिंग। यस, ऑनलाइन वाले कोई डाउट आपको?
यस स्टेप लीडर फीवर, यस नरेंद्र जी, इस बार नॉर्थ का क्वेश्चन ये भी था, स्टेप लीडर फीवर किस में आया था? टाइफॉइड के अंदर है ना, स्टेप लीडर फीवर बोलते हैं उसको ना। स्टेप लीडर का मतलब होता है सीढ़िया, आज बुखार है, कल वापस सुबह बढ़ेगा, सुबह उठते ना, ये से 99 था तो कल आपका 100 हो गया, पूरे दिन भर 100 के आसपास घूमेगा, अगला दिन आ गया ले 101, 102, सुबह बढ़ा तो बढ़ा, उसके बाद ना तो घटता ना बढ़ता है, वही रहता है, वही घूमेगा, सुबह होते वापस एक स्टेप और, एक स्टेप और, ऐसे आगे बढ़ता है, सीढ़ियां कैसे चढ़ते हैं, उसको बोलते हैं स्टेप लीडर। ये बड़ा टाइफॉइड का एक सिम्टम्स होता है ना। नॉर्थ 2021 का है शायद क्वेश्चन आया था शायद, है ना। यस, तो आई थिंक आपको बुखार समझ में आ गए। इंटरमिटेंट्स, रेमिटेंट्स दूर रहेगा, रिकरेंट्स बार बार आएगा, ठीक है ना, लेकिन दिन में नहीं, दिनों में, मोर देन 24 आवर्स, रिलैप्सिंग, ठीक है ना, एक उसके बोलते हैं रिकरेंट एपिसोड ऑफ फीवर इज नोन एज रिकरेंट्स। तो आंसर यहां पर बी है। नेक्स्ट देखिएगा, द नर्सेज कॉल्ड ए क्लाइंट्स रूम असिस्ट द क्लाइंट्स विद ए सेस ट्यूब, पेशेंट को सेस ट्यूब लगी हुई है, द क्लाइंट स्टेट दैट इट फील लाइक द ट्यूब पुलर, उसको लग रहा है कि ट्यूब बाहर निकल गई है, द assess the client and find that tube has dislocate हो गई है and lying on the floor, और गिर गई है, what action should take the nurse first, ठीक है ना, मतलब ट्यूब निकल गई है, सेस ट्यूब। नॉर्मल जो अपन सेस ट्यूब लगाते हैं वो कहां पर लगाते हैं सर? 4th ICS, इमरजेंसी है, सेफ है, 4th करना है। अगर आपको न्यूमोथोरेक्स पूछे 2 to 3rd करना है, और आपको इफ्यूजन पूछे 4 to 6 करना है ना। ICS राइट या लेफ्ट, जो अफेक्टेड है सर वही करेंगे, ठीक है ना। यस, मोस्ट कॉमन साइज कितनी होती है सेस ट्यूब की? नहीं पता, क्यों याद करोगे? हाँ 80 × 4, 80 मैंने आपको 8 mm बताई थी, तो ये आपको करनी है सिर्फ 32 फ्रेंच, बाकी सब कर लोगे ना, तो इसका मतलब 30 से 32 फ्रेंच मेल में होती है, 28 से 32 फ्रेंच फीमेल में होती है। बाकी मैं आपको सब साइज बता चुका हूँ उसके अंदर, है ना। 80 का जो भी फॉर्मूला है आपको × 4 कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जब भी ट्यूब निकलती है, ध्यान देना, रिमूव होती है, सॉरी एक्सीडेंटल निकलती है, एक वर्ड आएगा, तो जो आपको पेशेंट का हॉल हुआ है बॉडी पर, यहाँ से आपकी ट्यूब निकली है, ये रिमूव होगी, तो इस हॉल को आपको क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज। अब क्लोज 3 साइड से करोगे, 4 साइड से करोगे? प्रायोरिटी करोगे 3 साइड से। जब ट्यूब एक्सीडेंटली रिमूव होती है, कवर द होल फ्रॉम 3 साइड्स, एक साइड खुला रखोगे ताकि हवा बाहर निकले, एक्सेल करेगा बाहर जाएगी, इनहेल करेगा रुक जाएगी। और जब आप खुद निकाल रहे हो, पेशेंट ठीक हो गया है, कंडीशन इंप्रूवमेंट हो गई है, 4 साइड से बंद कर लोगे। अब उसका ऑप्शन क्या करोगे? क्लाइंट्स बोल रहा है सर फेल्ड, मुझे ऐसा लग रहा है कि ट्यूब पुल्ड आउट, ट्यूब बाहर खिंच गई है, मतलब अपने आप निकली, निकालिए, पेशेंट ठीक हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो आप 3 साइड से उसको बंद करोगे। तो स्टल ग्लोज या इमीडिएटली कॉन्टेक्ट द हेल्थ केयर प्रोवाइडर, कवर द एक्सरसाइज विद द स्टल ड्रेसिंग्स, या सबमिट डिस्क्लोज ट्यूब, क्या करोगे? सी करोगे। सी आएगा ना? हाँ सी आएगा ना? क्या डाउट है कुछ? आप शायद कुछ डी बता रहे थे। डी तब आएगा सिर्फ एक्सीडेंटल डिस्कनेक्ट होती है। यहां डिस्कनेक्ट लिखा है कहीं? नहीं लिखा। अब फर्क क्या है सर डिस्कनेक्ट और रिमूव में? डिस्कनेक्ट का मतलब होता है ट्यूब यहां से निकली है, जहां दोनों का कनेक्शन है ट्यूब और बैग का, वहां से निकलना, तो जो बसा पार्ट को एनएस में रख दो तो आपका डी पॉइंट आता। डिस्कनेक्ट होती तो बसे हुए पार्ट को मैं एनएस में रखता या स्टिल वाटर में रखता। पूरी ट्यूब निकल गई तो उसका रखने का क्या फायदा? तो हॉल को बंद कर दो 3 साइड से, ठीक है। आंसर सी, गलत ना करें। उसका पूरा वीडियो मैंने अच्छे से लगा रखा है, यूट्यूब पर पढ़ा है अपना, या शायद ऐप के अंदर पूरा वीडियो ले रखा है। यस, ऑनलाइन वाले वेरी गुड। वीडियो नहीं दिख रही है बेटा, नेट ऑन कर लो भावेश। नेक्स्ट, द इंट्राडर्मल आईडी रूट इज द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू बी यूज फॉर। आईडी जो यूज करते हैं, ध्यान रखना, आईडी इंजेक्शन लगाने से पहले कोई भी केमिकल यूज नहीं करते हैं, कोई भी स्प्रिट, एल्कोहल कुछ भी मतलब यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना, वरना वो खुद रिएक्शन कर लेंगे, वहां पर नो यूज करेंगे। ये डर्मिस में लगाते हैं जहां पर कोई लेयर नहीं होती है स्किन की, सॉरी कोई ये क्या बोले, नहीं लेयर होती है उसके अंदर, डर्मिस के अंदर आपकी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है।
एपिडर्मिस में नहीं होती है। सबसे पहला इंजेक्शन ये लगता है, एंगल होता है 10 से 15 डिग्री एंगल, मतलब लेस देन 15 डिग्री एंगल, ठीक है ना, बिल्कुल पैरेलल टू स्किन, एक्जिम से बात सुखें, ये बिल्कुल स्किन के पैरेलल में लगा के ये आपका एंगल रहेगा। नीडल जो यूज लेते हैं वो 26 से 27 गॉज की लेते हैं, 26 से 27। जो वॉल्यूम होता है इंट्राडर्मल के लिए वो आपका मैक्सिमम 0.2 ml होता है, मैक्सिमम वॉल्यूम्स। एवरेज जो लेते हैं अपन वो 0.1 ml यूज करते हैं। जो आपका बीसीजी होती है वो इंट्राडर्मल से देते हैं आईडी, और लेफ्ट आर्म करना है आपको, क्या करना है आपको, लेफ्ट आर्म। जो बीसीजी आपको घोलते हैं उसका नाम है एनएस के अंदर डाइल्यूट करते हैं, और डाइल्यूट करने के बाद 6 आवर तक यूज कर सकते हैं। रेंज होती है सर 4 to 6 आवर, ठीक है सर। बीसीजी लेफ्ट आर्म एनएस में डाइल्यूट करेंगे, 6 आवर तक घोल सकते हैं, या रेंज होती है 4 to 6 आवर। बीसीजी के अलावा जो उसकी सारी डोज होती है बीसीजी की, वो आपकी होती है 0.05 ml। अगर आप बर्थ के समय दे रहे हो, बर्थ के बाद अगर नहीं दे पा रहे, 1 महीने तक दे रहे हो, उसकी डबल कर दो सर 0.1 ml, है ना, 0.1 ml। और मैंने भी आपको 0.1 ml ही लिखाया है आईडी की डोज एवरेज, ठीक है ना। कोई भी वैक्सीन, एवरेज वैक्सीन 0.5 ml होती है, बीसीजी एक उल्टी है जो अपने आप में लगी है। हर वैक्सीन की डोज 0.5 ml होती है, आधा ml, जबकि इसकी सिर्फ 0.05 है, 1 0 एक्स्ट्रा लग गया, उसका 10वां भाग 0.05। टाइम पे नहीं दिया, 1 मंथ बाद दिया 0.1 ml, जो मैंने बीसीजी आपको नॉर्मल लिखाया है, ठीक है। यस, बीसीजी का जो सेकंड नाम है, सॉरी आईडी का नाम है, उसका नाम है सर इपिक्यूटेनियस। क्या नाम है, क्योंकि सर जो सबक्यूटेनियस टिश्यू के ऊपर में होती है, नाम दिया इपिक्यूटेनियस। एक एग्जांपल लिखा मैंने सर बीसीजी। बीसीजी के अलावा और क्या क्या यहां से दे सकते हैं सर, उसका नाम है आपका मॉन्टेक्स टेस्ट। क्या देते हैं अपना, मॉन्टेक्स टेस्ट। उसमें दवाई का नाम होता है सर पीपीडी, प्रोटीन, सॉरी प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव्स, प्यूरिफाइड प्रोटीन्स डेरिवेटिव। ये भी अपन स्किन पे देते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट इसमें फोर आर्म में, लेफ्ट फोर आर्म के अंदर, ठीक है ना। ये टीबी के लिए करता है, उसका जो नॉर्मल होता है वो लेस देन 10 mm डायमीटर होता है ना, नेगेटिव होता है, मोर देन 10 डायमीटर है तो इसका मतलब कहीं कि आपको टीबी है, जरूरी नहीं है, कंफर्मेशन सस्पेक्टेड टीबी को कॉज करता है ये, मोर देन 10 डायमीटर। नापते कैसे हैं, यहाँ पर स्क्रिप्ट करके देख लेंगे कितना ऊपर आया है, और ये नापते हैं 48 घंटे में, ठीक है ना। ठीक है, 48 से 72 है, लेकिन आफ्टर 72 नहीं करना, आफ्टर 48 करना है। आफ्टर 48 नॉट, पहले जमाने में आफ्टर 72 था, पहले जमाने में आफ्टर 72 था, बुकों में मिलेगा आपको लिखा हुआ। आजकल आफ्टर 48 है, आफ्टर 48 है। रेंज बेटा ये रहेगी, रेंज ये रहेगी, प्रायोरिटी ये करना है, इसके बाद तो होता ही नहीं है, बहुत से पहले करते हैं, बाद में नहीं, ठीक है ना। यस, एक आपका बीसीजी हो गया 48। मैं खुद गया था इस बार, 50-54 घंटे हो गए थे, मेरा बना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, मेरा खुद का रिफ्यूज कर दिया कि आप 48 घंटे में आते आप। मैं तो बता रहा हूँ एम्स का अभी प्रोटोकॉल, एम्स का प्रोटोकॉल मुझे खुद ने रिफ्यूज कर दिया। मैंने बोला मत लापो, मैं नाप लूंगा, मैंने खुद नाप लिया, ले भाई 18 आया मेरा, ठीक है ना, आया तो आया, उसमें क्या 80 दिखाई 9 महीने तक, अब ठीक हो गए, वापस हेल्दी हो गए, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है, पहला आपका बीसीजी हो गया, सेकंड आपका मॉन टेस्ट हो गया, तीसरा एएसटी टेस्ट, तीसरा एएसटी टेस्ट, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट, एलर्जिक टेस्ट जिसको बोलते हैं, एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट। कोई भी एंटीबायोटिक दवाई देने से पहले, कोई भी आयरन इंजेक्शन देने से पहले, कोई भी एनेस्थेटिक इंजेक्शन देने से पहले हल्का सा 0.1 ml लेकर के एंडारल में चेक करते हैं, अगर यहाँ पर वो रिएक्शन करेगा तो बॉडी में करेगा, नहीं देंगे, नहीं कर रहा है तो फिर दे सकते हैं, उसको बोलते हैं एएसटी टेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, तो यहाँ पर क्यों देंगे, मतलब किसी ने भी आंसर तो लिखा नहीं, फालतू पॉइंट पढ़ा आपने सब कुछ। तो क्या लेस पेनफुल है, क्या डिफ्यूज रैपिडली होती है, डिफ्यूज स्लोली होती है, इसलिए धीरे धीरे फैलती है ना, इसलिए देंगे डिफ्यूज स्लोली, इसलिए अपने आईडी इंजेक्शन यूज करते हैं। नेक्स्ट सर जी आफ्टर बर्थ बीसीजी के, अरे बेटा बताइए जोगाराम जी कैसे देते हैं, लेफ्ट आर्म में देते हैं, ट्यूबरकुलिन सीरिन से 0.05 ml भर करके यहाँ लगा देते हैं बच्चे के। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन क्या आता है, आपको एक क्लाइंट इज शेड्यूल्ड फॉर ब्लड टू बी ड्रन फ्रॉम द रेडियल आर्टरी फॉर एबीजी, आर्टरियल ब्लड गैस के लिए, टेस्ट का नाम है एलन टेस्ट लिखा हुआ, जो भी एडिक्वेसी ऑफ किसके लिए करते हैं सर,
अल्नार आर्टरी पेटेंसी के लिए। किसके लिए करते हैं सर? अल्नार आर्टरी की पेटेंसी के लिए, कि अल्नार आर्टरी हेल्दी तो है ना, कि फूटी हुई तो नहीं है, क्योंकि अपन क्या पंक्चर करने जा रहे हैं, पंक्चर रेडियल कर रहे हैं, और उनको पता है कि हमसे अगर गलती होगी और पूरी पंक्चर होगी, और अगर अल्नार पहले पंक्चर है, फिर हाथ को सप्लाई कहां से होगी? इसलिए अल्नार आर्टरी चेक करने के लिए पहले टेस्ट का नाम होता है सर एलन टेस्ट। पंक्चर करते हैं रेडियल आर्टरी को, सबसे पहली प्रायोरिटी आपको यही करनी है। 90 डिग्री एंगल पे इंजेक्शन लगाते हैं, मतलब पंक्चर करते हैं, ठीक है ना। हिपेरिनाइड सिरिंज लेते हैं 2 ml की, 2 ml की हिपेरिनाइड सिरिंज है। इससे हिपेरिनाइड सिरिंज का मतलब होता है इसमें हिपेरिन भर करके वापस खाली करते रखते नहीं है, इसलिए वॉल्यूम नहीं आता कुछ भी। हिपेरिन लिया वापस खाली कर दिया, इसकी लेयर पे हिपेरिन लग जाएगा, वॉल्यूम नहीं होता है, इसको बोलते हैं हिपेरिनाइड सिरिंज। ब्लड क्लॉट नहीं होगा। उसके बाद 2021 का नॉस्ट्रल का क्वेश्चन, नर्सिंग की प्रायोरिटी एक्शन क्या रहेगी, ठीक है ना, प्रेशर अप्लाई करेंगी 5 से 10 मिनट तक, 5 से 10 मिनट तक। उसके बाद जो सैंपल लिया है उसको आइस पैक पे रखेगी और फिर उसको लैब भेज देगी। प्रेशर अप्लाई करना है 5 से 10 मिनट, आइस पैक पे सैंपल को रखना है, सिरिंज को ही, और उसके बाद लैब को भेजना होता है, ठीक है ना। अगर आपका रेडियल आर्टरी ऑप्शन में नहीं है तो सेकंड आर्टरी होती है आपकी फीमोरल। कौन सी होती है? फीमोरल आर्टरी होती है। नेक्स्ट आगे बढ़े यहां से। हाँ? तो कितना लेंगे? 45। तो कितना लोगे? आप पूछ रहे हो ना सिर्फ 90 लेते ना, आर्टरी पंक्चर करना है तो आर्टरी और कैसे? आर्टरी डिप में होती है, आर्टरी कहाँ होती है? सुपरफिशियल होती है क्या? हाँ, तो फिर 90 लेना पड़ेगा ना, ठीक है ना। 45 आगे और पंक्चर हो जाएगी आपकी, 45 लेके और पंक्चर हो जाएगी, 2 बार पंक्चर होगी तो, वरना 90 पे क्या होगा, जैसे आप पंक्चर करोगे एक ही बार में आपका खून आ जाएगा। 45 पे आर्टरी में हमेशा नहीं बैठता है, कभी लिया एबीसी, इसलिए मौका मिलेगा, रुको जाओ जरा, 1 महीना रुक जाओ, बड़ा सिलेक्शन हुआ ना, परेशान हो जाओगे आप लेते लेते, हजारों लिए अपने जिंदगी में। चलो नेक्स्ट। हाँ, तुम्हारी नौकरी लग गई, 1 महीने की सैलरी भी नहीं है, 1 महीने की सैलरी नहीं है, लैपटॉप पे, मुझे टेंशन नहीं है, इसमें से अगर कोई गिफ्ट भी दे देगा ना कोई बड़ी बात नहीं है, कि चलो ऐसा ना कोई गिफ्ट कर देते हैं, सही बात है, कौन सी बड़ी बात है, ये आपको सब छोटी चीज़ें लगने लगेगी, मैं सही बता रहा हूँ, अभी आपको बड़ी चीज़ लग रही है, ठीक है, टेंशन मतलब ये गिर जाएगा वो गिर जाएगा, बस ये कि तुम्हारा स्कोर नहीं गिरना सही है एम्स में। नेक्स्ट, डॉक्टर ऑर्डर 500 ml NS एट द रेट ऑफ फ्लो रेट कितना है आपको? 80 ml पर आवर। हाउ मेनी टाइम इट विल कंप्लीट दिस टाइम्स? आपको टाइम पूछा है ना, मैं कुछ फॉर्मूले होते हैं आपको, ठीक है ना, जल्दी से बता दूं। अगर आपको ड्रॉप फैक्टर का फॉर्मूला पूछे, मतलब कहीं की ड्रॉप लिखा होगा, तो आपको करना है टोटल वॉल्यूम बटे टाइम करना है, और यहाँ पर मिनट में आएगा टाइम्स, इनटू ड्रॉप फैक्टर करोगे, ये तो एक फॉर्मूला हो गया। अगर आपको टाइम निकालना है, टाइम निकालने के लिए क्या टाइम पूछा उसने आपको, तो टाइम निकालने के लिए जो आपके पास फ्लो टोटल वॉल्यूम है उसमें आपका फ्लो रेट का भाग दे दो, आपका टाइम आ जाएगा। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तीसरा फॉर्मूला, अगर आपको फ्लो रेट का पूछे कि सर फ्लो रेट निकालनी है, तो फ्लो रेट निकालने के लिए जो आपका टोटल वॉल्यूम है उसमें टाइम का भाग दे दो, आपकी फ्लो रेट निकल जाएगी। अगर आपको टीवी निकालना है तो टीवी में सिर्फ इंटू करते हैं, बस टीवी में ओनली इंटू करते हैं, सर टाइम को फ्लो रेट से गुना कर दो, आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा, आपको अगर इन्फ्यूजन रेट निकालना है तो आपको करना है सर डिजायर डोज बटे अवेलेबल डोज इंटू वॉल्यूम, ये कुछ फॉर्मूले होते हैं बस, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है यहाँ पर नर्सिंग के अंदर। डीडी बटे एडी इंटू वॉल्यूम, ये 5 फॉर्मूले के अलावा एक भी फॉर्मूला नर्सिंग में नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ। अब उसने बोला है टाइम निकालने के लिए, बोला है टाइम का फॉर्मूला टोटल वॉल्यूम में फ्लो रेट का भाग दो। मेरे पास जो टोटल वॉल्यूम आ रहा है वो 500 ml है, फ्लो रेट 80 ml पर आवर चल रहा है, 80 का भाग दे दो, कितना कटेगा सर? 6 घंटा कुछ आएगा, तो आंसर 6 हो गया सर, डायरेक्ट आंसर है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिएगा, ये मैंने अच्छे से बड़ा क्वेश्चन बता रखा है, फॉर्मूले बहुत अच्छे से, एक एक फॉर्मूला एक एक एक्सप्लेनेशन कर रखा है अच्छे से, और मैंने बोला है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका एक भी क्वेश्चन अगर कोई गलत साबित कर ले कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, एक क्वेश्चन में और दिखा दो जो आपको पता नहीं कौन सी बुक में दिया हुआ है और बच्चों को हमेशा कंफ्यूज कर रहा है कि एक पेशेंट ने कोई पता नहीं इंजेक्शन, नाम नहीं मुझे पता, कि सेफ्ट्रियोक्सिन इंजेक्शन लगाने के लिए बोला है, और पेशेंट की जो डोज है वो शायद 1.8 ml है, जहाँ तक मुझे क्वेश्चन याद है, नहीं सॉरी 1.8 नहीं 1.8 mg डोज,
कि डोज में एमजी में होती है। समझना अच्छे से पॉइंट। डॉक्टर ने बोला है 1.8 इतना हुआ ना, हाँ एक मिनट 1.8, एक मिनट मुझे क्वेश्चन समझने दो, नहीं एक मिनट ना, जो आपका ड्रग वो क्वेश्चन बता रहा हूं, ड्रग अवेलेबल है 5 ml कंटेन 100 mg पर ml। यस, एक डोज या कोई एम्पूल है वो 5 ml का है और उसके अंदर 100 mg पर ml है, और डॉक्टर ने जो ऑर्डर दिया है वो बेटा दिया है 180 mg का। यस, ये क्वेश्चन है। यस, सेप्ट्रोजन इंजेक्शन बेटा समझना, ये किसी बुक का क्वेश्चन है, बच्चों को नहीं आता ये, और पता नहीं क्यों नहीं आता, मुझे समझ में नहीं आता। डॉक्टर का ऑर्डर है 180 mg दवाई देनी है, कोई भी दवाई का नाम है, 5 ml का एम्पूल है, उसके अंदर 100 mg पर ml की दवाई है, मतलब 1 ml में 100 mg है, टोटल 5 ml का है। तो अब मुझे बताओ मैं कितना लूंगा दवाई? 2.8 1.8 आएगा ना सर। निकाला कैसे? प्रेस्क्राइब रेट से dd बटे एडी इंटू वॉल्यूम। अरे भाई मैंने इसे निकाला ना, और ऐसे पता 100 ml में, सॉरी 1 ml में 100 mg है, तो 2 ml में तो 200 हो जाएगा ना, तो 1.8 डायरेक्ट आता है। लेकिन शायद आप उससे भी कर सकते हो। डिजायर डोज कितनी है पेशेंट को रिक्वायर कितनी है? 180, ये पेशेंट को रिक्वायर है सर। अवेलेबल डोज कितनी है? अरे ये लिखो ना, जब किसी भी एग्जाम के अंदर 2 वॉल्यूम होते हैं तो आपको छोड़ लेना है, 5 ml है और 100 mg डोज तो ये नहीं, तो वॉल्यूम है भाई। 500 ml 5 ml भी वॉल्यूम है, 1 ml भी वॉल्यूम है। अगर आप यहां पर 5 लोगे तो यहां पर 5 लिखोगे, फिर सबसे अगर 2 वॉल्यूम है, छोटा वॉल्यूम लीजिए हमेशा, तो 100 mg पर ml, तो मेरे पास 100 mg टोटल डोज है मेरे पास, और 1 ml में है। अब गुना भाग शायद कर लो कि आता हो तो, 10 का 10 में 18, एक का कोई मतलब नहीं है, 18 में 1.8 ml पेशेंट को दवाई देनी है। क्वेश्चन समझा आपको? इसमें से आप 1.8 ml लेकर के पुश कर दो, 180 ml पहुंच जाएगी। अब क्वेश्चन आगे यहां पूरा नहीं होता है, अब बोल रहा है कि आपके पास 2 ml की सिरिंज है। ये पूरा क्वेश्चन मुझे याद है ना, 2 ml की सिरिंज है, इस 2 ml की सिरिंज के अंदर 10 डिवीजन पर ml है। पता नहीं कौन सी बुक में लिया हुआ है, क्वेश्चन चल रहा है अभी अपना, ऐसा डोज है ये, और फिर आगे बोल रहा है कि 2 ml की सिरिंज आपको यूज करनी है। उस 2 ml की सिरिंज में आपको 10 ml, मैं आपको सिरिंज बताता हूं यहां पर, टू ml सिरिंज विच कंटेन 10 डिवीजन पर ml। इसका मतलब मैं लाल पेन से करूं सर, ये 1 ml मान लो यहां पर सर, ये 2 ml, ठीक है। फिर बोल रहा है सर 2 ml की सिरिंज होगी आपकी, ठीक है, 10 डिवीजन पर ml, ये हो गया, ये 5 मतलब 5 छोड़ दो आप, और एक ये 1 ml है ना आपका, और ये 2 ml, 1 ml में 10 डिवीजन मतलब 10 बॉक्स बने हुए, तो 2 में इस हिसाब से हो जाएंगे आपके। अब क्वेश्चन बोल रहा था कि आप बताओ कितने डिवीजन तक दवाई भरोगे, कितने डिवीजन तक दवाई भरोगे? बस डार्क आंसर है। बच्चे बोल रहे 1.8 18, बच्चे कंफ्यूज से 2 ml सीरीज में 18 कैसे आएगा? 2 ml की सीरीज में आंसर 18 कैसे आएगा? पहले लिखा हुआ है, ये खुला लिखा देगा ना, पढ़ना किसी बुक में है 10 डिवीजन पर ml, तो 18 डिवीजन तक मुझे भर लूंगा। ये 10 सॉरी इतने ना, तो 5 हो गया, 10 हो गया, 15, यहां तक अब दवा भर लो ना आप। कितने नंबर तक गिनेंगे तब आप आपके 1.8 ml आएगा। 1.8 ml का मतलब मेरे पास 180 mg दवाई आ गई, आंसर 18 डिविजन्स। बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं अगर ढंग से दिया जाता है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर हर लाइन का मतलब निकलता है। 2 ml सिरिंज 20 कंटेन ये, इतना कंटेन ये, और ये कंफ्यूज नहीं होना। एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 ml है, छोटे वाले ml को हमेशा प्रायोरिटी दीजिएगा, उसको कोई मतलब नहीं है। अगर मैं यहाँ पर 10 कर दूँ, 15 कर दूँ, 20 कर दूँ, 100 कर दूँ, आंसर चेंज नहीं होगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या करोगे बेटा? 6 और था अपना। नेक्स्ट देखिएगा, विच प्रिंसिपल यूज इन क्लोज सेस्ट ड्रेनेज। जो आईसीडी लगा रहे हो उसको आईसीडी बोलते हैं सर, इंटरकोस्टल ड्रेनेज। इंटरकोस्टल ड्रेनेज आप लगा रहे हो, सेस्ट ट्यूब लगा रहे हो। 2020 नॉर्थ सेट में पता नहीं कौन पेपर बनाया था, एक क्वेश्चन आया था, हीरो बैग को कहाँ रखोगे? हीरो बैग को कहाँ रखोगे? सर पे रखोगे, पैरों पे रखोगे, पेट पेशेंट के पास में रखोगे?
पेशेंट की साइड से नीचे रखोगे ना, डाउन रखोगे ना, अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी। तो कोई भी ड्रेनेज होता है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ही होता है। तो पोस्चर एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी नेगेटिव प्रेशर एंड सक्शन, एम्बुलेशन एंड ग्रेविटी, ग्रेविटी पॉजिटिव प्रेशर एंड सक्शन, क्या करोगे आप? बी। ग्रेविटी बेड के नीचे रखोगे, नेगेटिव प्रेशर आपको पता है जो आईसीडी आपकी कैविटी होती है, चेस्ट कैविटी होती है, प्लूरल कैविटी होती है, वो खुद नेगेटिव प्रेशर होती है, -4 से लेकर -8 mmHg नेगेटिव प्रेशर होता है। इसलिए तो आपको होल्ड रखना नहीं है। अगर यहाँ पर हल्का सा होल्ड हो गया ना, एयर अंदर जाएगी, लंग छोटा हो जाएगा। इसलिए कभी भी इसको हॉल को ओपन नहीं रखते, पूरा क्लोज चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम होता है, पैक। हल्की सी हवा लेके हो रही है, उल्टी अंदर आती है। अंदर कब आती है? इनहेल के समय अंदर आती है, ध्यान देना, यहाँ से भी अंदर, यहाँ से भी अंदर। एक्सेल के समय बाहर जाती है, उल्टा सिस्टम है। इनहेल इधर से भी इनहेल, एक्सेल यहाँ से भी एक्सेल, ठीक है। तो नेगेटिव प्रेशर एंड सक्शन के समय, ठीक है। डॉक्टर प्रेस्क्राइब फ्लूइड वॉल्यूम 500 ml ओवर 3 आवर। यहाँ पर क्या दे रखा है? डिलीवर क्लाइंट्स, आपको क्या निकालना है सर? जीटीटी पर मिनट, मतलब ड्रॉप, जीटीटी मतलब ड्रॉप बोलते हैं ना। और जहां पे आपको अगर ड्रॉप पर मिनट पूछा है, ड्रॉप पर मिनट का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था सर, टीवी बटे टाइम, और टाइम कितने निकालोगे सर? मिनट में होंगे, इंटू आप ड्रॉप फैक्टर लिखेंगे। एक मैंने आपको बताया था कि जब कुछ भी आपको ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ नहीं है और 5 सेकंड में आंसर लाना है, ड्रॉप फैक्टर दिया हुआ नहीं है, 5 सेकंड में आंसर लाना है, 2 टुकड़े कर दो, 2 बार टुकड़े कर दो। 500 का टुकड़ा 250 होता है, 250 का टुकड़ा 125 होता है, 125 में 3 का भाग दो, आंसर से 41 आएगा या 42 आएगा। डायरेक्ट आंसर, कैसे भी कर लो, आंसर इतना आएगा। जब ड्रॉप फैक्टर 15 है या दिया हुआ नहीं है, जो भी वॉल्यूम है, वॉल्यूम का आधा, जो भी 500 तो आधा 250, एक बार और आधा 125, अब जो भी उसका भाग दे दो सर। 125 के 3 टुकड़े कर दो ना, 40 40 40 120 हो गया। तो 40 के आसपास कौन सा है सर? एक तरह जाएगा ना, ये तो ज्यादा हो जाएगा, 5 5 15, मतलब इतना इजी क्वेश्चन आते हैं। बोलो कोई भी क्वेश्चन 5 में आंसर निकलेगा, बिना कैलकुलेशन, बिना कॉपी पेन के। बोलो इन आप लोग पता नहीं कि रह जाते हो, फॉर्मूला गलत लगाओगे वहां से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोल रहा है। एससी इंजेक्शन इज गिवन इन ओबेस क्लाइंट 8 डिग्री। नॉर्मल अगर एससी इंजेक्शन की बात करें, आल्सो नॉन एज सर हाइपोडर्मिस। अरे एग्जाम में आता है, इंपोर्टेंट कर लो। डर्मिस के नीचे होता है बेटा हाइपोडर्मिस बोलेंगे उसको, ठीक है ना। नॉर्मल जो बड़ा एंगल होता है 45 डिग्री एंगल होता है। अगर आपसे 2 वर्ड पूछ ले, फर्स्ट वन इज द ओबेसिटी और सेकंड पूछे आपको पिंच द स्किन। पिंच द स्किन, ये पिंच किसके लोगों में होती है? बिल्कुल माल न्यूट्रिशन, बिल्कुल पतले लोग होते हैं ना, वीकनेस, उसमें पिंच करनी पड़ती है। उन दोनों में 90 डिग्री पे लगाएंगे। गलत नहीं करोगे, क्या हुआ? 90 डिग्री पे लगाएंगे। सिरिंज की जो लेंथ होती है, इंपोर्टेंट कर लो एग्जाम 2022 के लिए, फिर बोलोगे सर बताया नहीं। मैं 2022 की बात कर रहा हूँ, फोटो खींच लो, सर ने लिखा था यहाँ पर की, फोटो खींच लो, बता रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है ना। उसकी लेंथ की बात करते हैं, एससी इंजेक्शन की, मतलब ट्यूबरकुलिन सिरिंज की, सॉरी इंसुलिन सिरिंज की, क्योंकि इंसुलिन सिरिंज आपको पता है एससी लगेगा। तो उसकी जो बड़ा लेंथ होती है वो होती है 5/8 इंच, याद कर लो 5/8 इंच। इसका मतलब होता है सर 0.62 इंच, मतलब आधे इंच से थोड़ी सी लंबी होती है। 0.62 सेंटीमीटर में निकाल देना, mm में निकाल देना, जो भी आएगा आपका आंसर। 5/8 इंच ये तो होती है उसकी लेंथ, है ना। और गॉज होता है 25 गॉज नंबर की 5/8 इंच उसकी लंबाई यूज करते हैं एससी इंजेक्शन के लिए। यहां तक कोई डाउट नहीं। कौन कौन से इंजेक्शन लगाते हैं एससी में आपको? तो बड़ा इंसुलिन, कौन सा इंसुलिन? अरे सभी, रेगुलर क्या नहीं, एक को छोड़कर नहीं, सभी लगाते हैं। एक को छोड़कर नहीं, सभी इंसुलिन एससी ही लगते हैं। बट जो रेगुलर है उसके 2 है सर, ऐसे लिखा करो हमेशा, एससी प्लस आईवी। तो आईवी कौन सा लगता है तो आपको रेगुलर बोलना है। बाकी इंसुलिन कैसे लगता है सर? एससी लगता है। हर इंसुलिन एससी लगेगा, रेगुलर एससी प्लस आईवी भी लगेगा, ठीक है ना। यस, और ये अपना हाइपर कैलेमिया में यूज करते हैं। पोटेशियम बढ़ता है तो ये यूज करते हैं रेगुलर, और इमरजेंसी में ये यूज करते हैं विथ डेक्स्टो 25% के साथ में हाइपर कैलेमिया का ट्रीटमेंट है। उसके अलावा इंसुलिन के अलावा और क्या अपन एससी लगाते हैं?
साल्बुटामॉल, साल्बुटामॉल तो उसमें लगाते हैं अपन हाइपरकैलेमिया में। मैं बोल रहा हूं इंसुलिन के अलावा और क्या क्या ऐसी रूट से लगते हैं, इपेरिन। इपेरिन, हालांकि इपेरिन आईवी भी लगता है, कार्डिक पेशेंट है आईवी लगेगा, डीवीटी पेशेंट है ऐसी लगेगा, ठीक है ना। ये एनेक्सो इपेरिन नाम से आता है, एनेक्सो इपेरिन, ठीक है ना। तीसरा आपका मीजल्स वैक्सीन, जापानीज इंसेफेलाइटिस वैक्सीन, ठीक है ना। विटामिन ए, ये सब आपके ऐसी रूट लगते हैं। एक आता है डायलिसिस के बाद लगाते हैं इरिथ्रोपोइटिन्स, ये आरबीसी को बढ़ा देता है। ये 6,000 या 4,000 या 5,000 यूनिट का आता है। मेरा कहने का मतलब जो दवाया यूनिट में आती है वो ऐसी लगती है, जो दवाया यूनिट में आती है वो ऐसी लगती है, ये एमजी में नहीं आती है, यूनिट में आती है, ठीक है। ये कुछ आपके एनसी। तो यहाँ पर आंसर क्या करोगे सर, कौन सा पूछा है सर, ओबेस पेशेंट, आंसर करोगे 90 डिग्री, ठीक है ना। 45 पे आपका नॉर्मल एससी लगेगा, 15 डिग्री पे आपका आईडी लगेगा, 60 पे कोई लगता ही नहीं है आपको, 90 पे आपका आईएम लगेगा। नॉर्सेट 2021 में 2 क्वेश्चन थे कि 90 पे कौन सा लगता है, आईएम। दूसरा क्वेश्चन पूछा आईएम किस पे लगता है, 90 पे। अगर इसको पता नहीं है, दोनों गलत थे उसके लिए, जिसको पता नहीं दोनों गलत थे ना, जिसको पता दोनों ही सही थे। यस, तो बहुत है आज के लिए इतना, ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी बेटा, लाइक क्या क्या बोलते हैं उसको, लाइक शेयर और सब्सक्राइब, यस, जो भी करना है आप कर लेना, बुरा लगे तो डिसलाइक भी कर लेना, है ना, कोई बुरी बात नहीं है यहाँ से। तो अपनी क्लास आज डेमो फर्स्ट हुआ है एपोएन का, उसके बाद कंटिन्यू अपनी क्लास जैसे मुझे टाइम मिलेगा, क्लास शायद इवनिंग मॉर्निंग आपकी होती रहेगी। रैंडमली भी मैं लिखूंगा, जैसे आज मैंने ऑल ओवर मिक्स लिया है, ताकि सब आपको, मैं बोल रहा हूँ नंबर ऑफ एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए आप। कुछ टाइम मिलेगा तो मैं आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट मतलब टॉपिक भी ले लूंगा। पर्टिकुलर में एक दिन में एक नहीं होगा, एक दिन में कम से कम 3-4 टॉपिक्स, कैसे भी करके मैं आपको एमसीक्यू जो आपके टॉपिक नहीं हुए ध्यान दीजिए। अभी जो अपने बच्चे हैं जो कंटिन्यू गारंटी बेस वाले उसमें रेगुलर बेस वाले में है, उस बच्चों के लिए जो टॉपिक नहीं हुए वो मैं आपको एमसीक्यू के तौर पे पूरा करवा दूंगा, ठीक है ना, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है कि थ्योरी करवा जाए। तो अभी आप एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए, जितने भी एमसीक्यू निकाले ना निकाल दीजिए, आंसर पता है नहीं है और आपको लगे डाउट कर रहा है, दिमाग खराब कर रहा है, छोड़ दो। पहले बता रहा हूं बड़ा क्वेश्चन है, दिमाग खराब कर रहा है, नहीं आ रहा है, टाइम वेस्ट कर रहा है, छोड़ दीजिए उसको, इसकी आगे बढ़ते रहिए, ठीक है ना। नंबर ऑफ एमसीक्यू पे ध्यान दीजिए, ठीक है बेटा। थैंक यू सबको जुड़ने के लिए, थैंक्स बेटा।